हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीएसईबी वाला में फिजिक्स वाला की एक पहल। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत आराम से बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं। बहुत क्रूशियल टाइम है, आपको भी पता है 2 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मन लगा के पढ़िए। मन लगा के पढ़ने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर यार के मुस्कुराने से बारिश हो सकती है तो आपके लगन से पढ़ने से नंबर की भी बारिश होगी। जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, या हम बोले तो बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर में हम 2 अध्याय कवर करेंगे, एक तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और जो दूसरा पार्ट हम कवर करेंगे क्या है इसका यूज, क्या है इसका एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का, जो हम आइदर एनिमल्स में करते आए हैं या मेडिकल के फील्ड में करते आए हैं या अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में करते आए हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और केवल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है किताबी लैंग्वेज आपके साथ अब नहीं जाने वाली। आपको भी पता होगा कि आप अब रट के कुछ नहीं कर सकते, बस जो कर सकते हैं वो अपनी समझ से कर सकते हैं। तो समझने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि 2 दिन बच गया है शेष। और 2 दिन अगर आपके ऊपर शेष बचा है ना, तो डेफिनेट सी बात है आपके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि मैं भी तो कभी स्टूडेंट था, कभी सास भी तो बहुत थी। तो इस बात को समझेंगे और गौर से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं, सपोज करिए मेरे जहन में आया कि मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाना भी एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है, उसका भी एक सलीका होता है। तो चाय बनाने में अगर मुझे इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं, क्या क्या चीज़ें डालनी है, अगर उनके फंक्शन अलग से पता हो मुझे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली चाय बन जाएगी अच्छी। कल ही एक मेरे दोस्त ने बताया कि जब पहली बार उसने चाय बनाया था तो उसने रिफाइन से तड़का लगा दिया था उसमें। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं होगा और वो देखा भी नहीं होगा। फिर वो चाय बनाने के लिए, अच्छी चाय बनाने के लिए 2-2 4-4 घंटे चाय बनाने वालों के यहाँ खड़ा रहा और देखा कि वो कैसे काम करते हैं, क्या डालते हैं, कब डालते हैं, कैसे डालते हैं। तो उसी तरह आपका ये पढ़ाई है, आपकी ये टेक्नोलॉजी है। कुछ बातें हम पढ़ के नहीं बल्कि देख के सीख पाते। वही आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा बोर्ड पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ये दोनों क्वेश्चन, जो जो दोनों अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, वो लगभग आपको 18 नंबर 18 मार्क्स कवर कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे इसमें और कुछ समझेंगे भी। मूड को पहले लाइट कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे बेसिकली कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है। लेकिन सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो 18 मार्क्स के लगभग 18 नंबर, हम बोलते हैं दोस्त 15 नंबर का भी आया हो तो क्या फर्क पड़ता है, 15 नंबर तो आज आपका क्लियर हो जाएगा 1-2 घंटे में। तो ध्यान से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जो जैव प्रौद्योगिकी हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो दोस्त 2 बातें ध्यान रखिएगा। 2 चीजों से मिलकर बना हुआ बायोटेक, एक तो बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी सिंपल सी बात है, जब हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जब हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायो के फील्ड में करते होंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म करते होंगे, तो जहन में एक सवाल आएगा कि भैया हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी परफॉर्म करने वाले हैं, क्या ही करने वाले हैं उनके साथ, कौन सा कांड कर देंगे उनके साथ। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा दोस्त, क्योंकि किताबी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे आज हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे शिद्दत से और नए तरीके से, आपको आएगा मजा। तो हम पढ़ें अगर, तो बायोटेक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है और इसके सिद्धांत क्या होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस या प्रक्रम का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये बातें बहुत लिखी गई हैं कि यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संगठन ने तमाम बातें दी, परिभाषा दी, लेकिन हम परिभाषा को थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं, इसलिए एक स्लाइड अलग से ऐड कर लेते हैं। भैया हम जानना चाहेंगे कि जिसको जैव प्रौद्योगिकी कह रहे हैं हम, वो होता क्या है। जैव प्रौद्योगिकी जिसे हम बोल रहे हैं वो होता क्या है, चलिए समझ लेते हैं क्या होता है भैया। तो बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जिक्र किया था इस नाम का हमने, बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। हम देखना यही चाहेंगे कि आखिर में हम कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं जो हम टेक्नोलॉजी के तहत इस्तेमाल करेंगे।
तो बहुत प्यार से समझिएगा कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी बोल रहे हैं तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई एंजाइम प्रोड्यूस होता हो या कोई उनके द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट होता हो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। बात समझिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या तो एज इट इज उसका इस्तेमाल करें हम, या उसके द्वारा प्रोड्यूस किसी एंजाइम का इस्तेमाल करें हम, या उसके द्वारा बनाए हुए किसी उत्पाद का इस्तेमाल अगर हम अपने वेल बीइंग के लिए करते हैं, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। भैया जरूरत क्यों पड़ी और इसके सिद्धांत क्या है काम करने के? तो आपने नाम सुना होगा आनुवंशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, या इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहले तो इसे समझ लेंगे। भैया इंजीनियर क्या होता है, क्योंकि हमें एक एक चीज तोड़ के पढ़ना है और समझना है। हर टर्म का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना ये चैप्टर। इंजीनियरिंग क्या होता है? सपोज करिए कि मेरे पास एक साइकिल है और उसमें हमने मोटरसाइकिल का पहिया लगा दिया, तो चूंकि हम लोग गांव से हैं तो बोला करते हैं क्या बहुत इंजीनियर बने आए हो। यानी इंजीनियर का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट करना, चीजों को इधर से उधर करके देखना कि क्या इसका रिजल्ट हो रहा है। क्या टायर मोटरसाइकिल का लगाने से साइकिल मोटरसाइकिल की स्पीड में भाग रही है? ये क्यूरियसिटी होना ही इंजीनियरिंग है। यानी चीजों को इधर से उधर मैनिपुलेट करने का जो प्रोसेस है यही तो इंजीनियरिंग है। तो हम कह रहे हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी कहीं ना कहीं हम जीन से छेड़छाड़ कर रहे होंगे, अपने जीन को छेड़ रहे होंगे कि भैया ये जीन अगर यहां होता तो क्या होता, तुम होती तो क्या होता, तुम ना होती तो क्या होता। यही करते हैं। इसी को जब हम जीन के टर्म में बात करते हैं, या जीन के बारे में आपको पता ही होगा, जीन क्या है? जितने भी हमारे बॉडी में कैरेक्टर हैं वो जीन कंट्रोल करता है। और जीन अगर कंट्रोल करता है तो इन्हीं जीन्स को मैनिपुलेट करके, अभी एग्जांपल देंगे हम लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें। अगर हम जीन के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसी साइंस के ब्रांच को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते होंगे, कोई शक नहीं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम परफॉर्म तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिस जीन का ट्रांसफर करें वो संक्रमण मुक्त हो, संक्रमण मुक्त हो। दोनों बातों का जिक्र हम लोग कर लेंगे कि संक्रमण मुक्त होना चाहिए और आनुवंशिक इंजीनियरिंग, दो प्रिंसिपल या दो प्रोसेस पे हम वर्क करते हैं अपना। चलिए देखते हैं कि आखिर में बात आई कहां से और करने की जरूरत क्या पड़ी। तो थोड़ा अपने पुराने दिनों में चलते हैं, थोड़ा अपने पुराने दिनों में चलते हैं और पुराने दिनों में चल के देखने की कोशिश करते हैं, पुराने दिन में चल के देखने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक आम का पौधा था, सपोज कर लीजिए क्योंकि समझना जरूरी है। ये आम का पौधा है जिसपे आम हो रहा है। एक हमारे पास ये आम है और दूसरा हमारे पास जो आम है वो थोड़ा बड़ा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जब कोई समस्या नहीं है तो दिख रहा होगा कि आम थोड़ा सा छोटा है साइज में, यानी स्मॉल इन साइज है, छोटा बोल सकते हैं, और ये देखने में ही थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। बस हम समझाना चाह रहे हैं कि आखिर में हम पढ़ना क्या चाहते हैं इस चैप्टर में। ये बिगर है या बिग है बोल सकते हैं, या लार्ज बोल सकते हैं, जो भी बोल दें, लेकिन एक आम बड़ा है और दूसरा आम क्या है? छोटा है। चलो भैया मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि जो हमारा छोटा वाला आम है वो बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही स्वीट होता है, और जो हमारे पास बड़ा बड़ा आम हो रहा है वो तो रहा बड़ा है लेकिन बहुत ही खट्टा हो रहा है, बहुत ही खट्टा हो रहा है। तो चलिए मीठा हो रहा है या खट्टा हो रहा है, लेकिन हमारे दिल में तो यही तमन्ना होगी ना कि काश ये बड़ा वाला आम जो होता वो भी मीठे होते तो कितना ही मजा आता, देर तक मजा लेते इसका। चलिए हमारा साइंस बहुत डेवलप कर गया, लेकिन पुराने दिनों में अब जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तब की बात भी समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो जनन की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी उसमें दो बातों का जिक्र किया था कि हमारे यहाँ दो तरह से जनन होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन।
लैंगिक जनन में हम जो हमारे मेल और फीमेल होते हैं वो रिस्पेक्टिव गैमीट्स बनाते थे, फ्यूज होता था, फर्टिलाइज होता था और जाइगोट का फॉर्मेशन करता था। लेकिन अलैंगिक जनन में किसी एक पेरेंट से ही हम क्या करते थे, नया पौधा बनाते थे या नया एनिमल या नया ऑर्गेनिज्म बनाते थे। वहां पे कोई जाइगोट अगर वहां पे अगर गैमीट बन भी गया, क्योंकि बनता तो नहीं है यूजुअली, लेकिन बन भी गया तो हम देखते थे कि वहां फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता था, यानी जाइगोट नहीं बनता था। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर इसी छोटे वाले पौधे से हम नया आम का पौधा उगाएं तो हमेशा खट्टा ही होगा, हमेशा इससे मीठा होगा और उससे हमेशा खट्टा होगा। तो हमारी दिली तमन्ना होगी कि इनको क्रॉस कराएं, इसको क्रॉस कराएं। लेकिन क्रॉस जब हम कराएंगे तो क्या आम में एक ही कैरेक्टरिस्टिक है? जीन तो हमारे सारे ट्रांसफर होंगे, जीन सारे ट्रांसफर होंगे। हो सकता हो कि नेक्स्ट जनरेशन में मिलने वाला आम जो हम चाहते थे वो जीन उसमें ट्रांसफर न हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हिट एंड ट्रायल मेथड ही तो है। हम चाहते हैं कि इनके बीच में क्रॉस कराएं और हमारी ये दिली तमन्ना है कि जो हमारा बड़ा वाला आम है वो मीठा हो जाए। मीठा कैसे होगा भाई? मीठा होने के लिए जरूरी है कि जो स्वीटनर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल हो वो उस बड़े वाले आम में जाए। लेकिन मान लीजिए आपने 1000 बार ट्राई किया, 100 बार ट्राई किया, हो सकता है पहली बार में भी चला जाए, दैट्स गुड। लेकिन और भी तो जीन जा रहे होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जो डिजायर्ड जीन है हो सकता हो ट्रांसपोर्ट करे, लेकिन कुछ अनडिजायर्ड जीन भी तो उसमें चले जाएंगे जो हम नहीं चाहते थे उसमें जाना। तो अगर हम बात करें इस तरह से कि आखिर में साहब क्या करें हम ऐसा कि जो हम चाहते हो वही केवल वहां पहुंचे, जिसको हम चाहते हैं वही जीन इसमें ट्रांसपोर्ट करें। इसी टेक्नोलॉजी को जब साइंस हमारी डेवलप होती गई, जब हमने जीन आइसोलेट कर लिया, डीएनए के बारे में जान लिया, डीएनए को आइसोलेट करके लैब में बनाना स्टार्ट कर दिया, तो हमने क्या किया? सबसे पहले जीन आइडेंटिफाई किया। जीन आइडेंटिफाई करने का मतलब यह है कि ये स्वीटनर या जो आम मीठा है या जो आम खट्टा है उसके लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके स्वीटनर होने के लिए या इसका सावर होने के लिए। अब हमें अगर पता चल गया कि भैया यही वाला वो जीन है जो मीठा करता है आम को, तो डेफिनेट सी बात है और भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, हम क्या करेंगे? उसी जीन को आइसोलेट करेंगे और उसी जीन को ट्रांसफर कर देंगे इसमें। तो हमने कोई फर्जी की चीज ट्रांसफर तो की नहीं, हमने जो चीज हम जो चाहते थे उसी को उठा के और इसमें हमने इंप्लांट किया। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल किया हमने, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एज इट इज, या तो उसके द्वारा कोई प्रोड्यूस एंजाइम, या तो उसके द्वारा बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट का ही हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसी चैप्टर में हम इसका डिस्कस करने वाले। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो ट्रेडिशनल मेथड थे हमारे किसी भी कैरेक्टर को रिमूव करने के, अब हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस जो आया है उसके द्वारा अगर हम देखें तो काफी आसान हो गया है, काफी आसान ये प्रक्रम हो गया है। अदरवाइज हम 100 क्रॉस कराते, 1000 क्रॉस कराते, लेकिन जो डिजायर्ड जीन हम चाह रहे थे कि हमारा बड़ा वाला आम मीठा हो जाए, लेकिन बड़ा वाला आम मीठा तभी होगा जब वो मीठे वाला जीन इस बड़े वाले आम के पौधे में चला जाए। जरूरी तो नहीं कि चला जाए, चलो चला गया दैट्स गुड, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फर्जी के जीन भी तो चले जाते होंगे उसमें। तो हम क्यों ना उसी पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करें जो इसको मीठा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही जो प्रोसेस है यही पढ़ने वाले हम पूरे चैप्टर में कि आखिर में वो कौन सा फैक्टर है जिसके तहत या कैसे हम उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उस जीन की पहचान करेंगे जो किसी डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमने पहचान कर ही लिया तो उसे कैसे निकालेंगे, अगर उसको निकाल ही लिया तो उसको कैसे कॉपी करेंगे और कैसे अपने होस्ट में उसे डालेंगे। यही सब बातें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आना भी चाहिए। ठीक है, तो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम दो क्या कर रहे हैं, हमने बोला दो प्रिंसिपल्स पे हम बात करेंगे, एक तो हमारा आनुवंशिक इंजीनियरिंग का, और दूसरा हम ट्राई करेंगे कि जिस भी जीन को हमने निकाला है या जिस भी जीन को हम कहीं इंसर्ट करना चाहते हैं, कहीं डालना चाहते हैं, वो संक्रमण मुक्त हो। ऐसा ना हो कि हम किसी एक जीन डाल लें किसी चीज के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए, और उसमें कोई इंफेक्शन भी चला जाए। तो इंफेक्शन फ्री होना चाहिए, संक्रमण मुक्त होना चाहिए। क्लियर? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। इस फील्ड में सबसे बड़ा योगदान जो रहा, दो साहब थे, उनका नाम लिए बगैर ये चैप्टर पूरा, अगर हम बायोटेक की बात करें, बायोटेक की बात करें तो पहले हम जान लें कि इसके पितामह कौन थे। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो पितामह बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं पाउल बर्ग। कौन बोले जाते हैं भैया? पाउल बर्ग। पाउल बर्ग। हो सकता है क्या जो बहुविकल्पीय सवाल आते हैं उसमें पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड दैट इज पाउल बर्ग।
बायोटेक्नोलॉजी के पितामह कहे जाते हैं पॉल बर्ग, इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है आपसे, बहुविकल्पीय सवालों में पूछे गए ऐसे सवाल। ठीक है, पॉल बर्ग थे। लेकिन पॉल बर्ग के साथ साथ दो वैज्ञानिक जो थे उनका नाम हम भूल नहीं सकते, जो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था कोहेन और दूसरे का नाम था बॉयर। एक का नाम था कोहेन और दूसरे का नाम था बॉयर। कोहेन और बॉयर की कहानी समझ लेते हैं। कोहेन और बॉयर अलग अलग काम कर रहे थे, अलग अलग ये साइंटिस्ट थे, तो उनका अपना फंक्शन था कि कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन सबसे पहले दोनों ने कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, भैया आप बात समझ में आएगी कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। इसे हम कहते हैं पुनर्यौगिक डीएनए। पुनर्यौगिक डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में इन्होंने खोजा था। 1972 में। कहानी जान लेते हैं इसकी भी। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट क्या होता है इसको हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं, अपनी भाषा में समझ लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई आइटम है। क्या है? हमने कोई सामान लिया, हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ये ऐसे आइटम हमारे पास पड़े हुए हैं। मान लीजिए खिलौने ही है या जो भी अपने हिसाब से रख लीजिए, ये हमारे पास है। और हमारे दोस्त के पास कोई दूसरा आइटम है, हमने मान लिया डी है, ई है, एफ है, जी है, ऐसे हमने रख लिया। तो इनके पास इनका सामान और इनके पास इनका सामान। लेकिन मान लीजिए अगर एक्सचेंज कर लें, जैसे मान लीजिए कि एफ यहाँ आ जाए या हम बी को यहाँ भेज दें, एक नया कॉम्बिनेशन बना कि नहीं? एक नया कॉम्बिनेशन बना ना, जो पहले नहीं था इनके पास। यानी कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने का मतलब यह है कि कोई डीएनए रहा होगा जिसका अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहा होगा, जिसके अपने कोडिंग जीन रहे होंगे। लेकिन उसी डीएनए में हम क्या करें, कोई नया जीन इंसर्ट कर दें, कहीं से लाएं और डाल दें, एक नया कॉम्बिनेशन बना कि नहीं? ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जीन को ही या डीएनए को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। यानी एक नया कॉम्बिनेशन हमने बनाया, एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ में आई? पहले हम आपके अपने लैंग्वेज में ही समझाना चाहते हैं कि आखिर में हम रिकॉम्बिनेंट टर्म, और जब भी हम डीएनए की बात करेंगे तो भाई डीएनए में हम छेड़छाड़ ही किस बात का कर पाएंगे या एक्सचेंज ही किस बात का कर पाएंगे? तो हम केवल न्यूक्लियोटाइड ही तो एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कोई नया न्यूक्लियोटाइड पैटर्न हमने अपने जीन में जब इंसर्ट कर दिया, कौन सा नया न्यूक्लियोटाइड पैटर्न इंसर्ट किया होगा भाई? तो जैसे मान लीजिए हमने खट्टा आम है हमारा, आम खट्टा है हमारा, और हमें चाहिए कि हमें उसे बनाना है मीठा। क्या बनाना है? मीठा। जब मीठा बनाना है और हम इतने डेवलप हो चुके हैं अपने टेक्नोलॉजी में कि हमें आइसोलेट कर लें या आइडेंटिफाई कर लें कि भैया ये वाला जो जीन पैटर्न है या ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मीठा होने के लिए। चलिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप भी कर लिया है कि हम उसे निकाल के और दूसरे वाले आम में डाल सकें। तो उसका जो जीनोम सीक्वेंस था वो तो हमने चेंज कर दिया ना, यानी उसके जीन का स्ट्रक्चर चेंज तो कर दिया ना हमने, उसी को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ बहुत ही दिनों बाद। कैसे पॉसिबल हुआ इसकी बात समझे। जैसे मान लीजिए कि हम समझना चाहें, अगर मान लीजिए कोई ये बंदा है जिसका अपना डीएनए सीक्वेंस है, जिसका अपना डीएनए सीक्वेंस है, ऐसे ऐसे हम बहुत रफली डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि आपका समझना जरूरी है, और जब समझ लेंगे तो जितने भी पार्ट्स हैं इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से। ठीक है, ये हमारा कोई बंदा ए है जिसका डीएनए सीक्वेंस है, और यहां पे कोई बंदा बी है जिसका अपना डीएनए सीक्वेंस है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, कोई बी है, हम बोल रहे हैं कि ए है और बी है। ए जो है साइज में छोटा है, हम बोल रहे हैं इसकी हाइट जो है कम है, और बी जो है साइज में बड़ा है। तो हम डेफिनेट सी बात है, हम चाहते होंगे कि यार कॉस्ट छोटा वाला भी बड़ा हो जाता, कौन ना कौन होना चाहता। तो हमने क्या किया, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई थी कि हमने आइडेंटिफाई किया कि भैया अगर हम बी को देखें कि बड़ा क्यों है, तो हमें पता चला कि बी में ए वाला जो जीन सीक्वेंस है इसी वजह से बड़ा है।
और हमारे दिल में तमन्ना हुई कि काश इसे हम इसमें ट्रांसफर कर देते, काश हम इसमें ट्रांसफर कर देते तो हमारा ए वाला भाई भी बड़ा हो जाता। तो इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? पहली बात तो इसको काटना, इतने पार्ट को, फिर हम या तो किसी के इस्तेमाल से या इसे डायरेक्ट ए में ट्रांसफर करना। और जब ये जीन जाएगा, क्योंकि ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन किसी ऐसे प्रोटीन को बनाता होगा जो हाइट को कंट्रोल करता होगा। तो काटने के लिए तो भैया ऐसा तो है नहीं चक्कू छुरा लेके पहुंच जाओगे, चक्कू छुरा लेके पहुंच तो जाओगे नहीं, काटने के लिए जरूरत तो पड़ेगी किसी चीज की। तो सबसे बड़ी जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की। एंडोन्यूक्लियेज, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये हमारा एंजाइम था जिसे हम मॉलिक्यूलर, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। एक मिनट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, यानी बायोलॉजी में यूज की जाने वाली कैंची। तो भैया कौन सी ऐसी कैंची है जो बायोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे या मॉलिक्यूलर सीजर कहेंगे? तो मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई एंजाइम जो किसी फिर डिजायर्ड डीएनए या सीक्वेंस को कट करता होगा। अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। लेकिन हम अभी जानना चाहते हैं कि हमें इस बात के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें दो बात तो करना है कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग पे फोकस रखना है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जब भी हम बोल रहे हैं इसका मतलब है कि जीन का मैनिपुलेशन, एक जीन का यहां से वहां ट्रांसफर या स्थानांतरण। तो सिंपल सी बात है, एक जीन को यार यहां से लेके जा रहे हैं तो हम पहले यहां से निकालेंगे तो निकालने के लिए पहले उसे काटेंगे तो, और काटेंगे तो उसके लिए कैंची की जरूरत तो पड़ेगी, और कैंची की जरूरत पड़ेगी तो हमने बोला तो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो बायोलॉजिकल सीजर की तरह काम करता है। यही, जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ प्रोसीड नहीं कर पाए थे। फिर दूसरा दूसरा आइटम जो मिला हमें, प्लाज्मिड मिला। दूसरा जो आइटम मिला वो प्लाज्मिड मिला। प्लाज्मिड को देख लेते भैया, नाम तो बड़ा भौकाली है इनका कि प्लाज्मिड होते क्या है। तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अभी समझने के क्या होता है इसका मतलब, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं। भैया इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेल बनाया, तो सेल में हम बेसिकली न्यूक्लियस बनाते हैं और हम बोलते हैं कि इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस न्यूक्लियस में होता है, यानी डीएनए न्यूक्लियस में होता है। ये जो प्लाज्मिड होते हैं सर्कुलर शेप होते हैं और ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और एक इनकी क्वालिटी ये भी होती है कि ये न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होते हैं रिप्लिकेशन के लिए, पुनर्योजन के लिए। यानी ये खुद एक नया डीएनए बनाना चाहें तो ये खुद ही बना सकते हैं नया डीएनए। ऐसा भी आइटम हमें मिल गया। जब ये दोनों की डिस्कवरी हो गई, हमने एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी प्राप्त कर लिया। हमने देखा कि ऐसे भी डीएनए पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। रिप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए न्यूक्लियस से बाहर होते हैं और न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होते हैं। चलो भैया, बड़ी खुशी हुई, हमें पता चल गया कि हमारा एक भाई ऐसा मिल गया है जो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं है, न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं है। चलिए, मिल गया और हमने कैंची भी खोज ली। अब हम करेंगे क्या? उस कैंची से जो भी डीएनए काटना चाहते होंगे तो इसको भी काटेंगे कैंची से। मान लीजिए हमने कहा कि ये प्लाज्मिड है हमारा, और जो न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट है रिप्लिकेट करने के लिए या पुनर्योजित होने के लिए। अब जब इंडिपेंडेंट है और हमारे पास कैंची है,
हमारा भाई जो था वो क्या था, छोटा था, थोड़ा याद कर लें। हमें क्या करना है, उसका ये वाला हिस्सा कट करना है। हम चाह रहे हैं कि भाई इसका ये वाला जीन जो है, छोटा होने वाला जो जीन जो है या बड़ा होने वाला जो जीन है, इसे हम निकाल के इसकी बहुत सारी कॉपी बना लें। तो हमने क्या किया, बायोलॉजिकल सीजर का इस्तेमाल किया। और सीजर का जब इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं सीजर के। इस सीजर के इस्तेमाल से हमने इनको भी काटा और इनको भी काटा और लाके यहाँ पे किसी एंजाइम, अभी एंजाइम कोई होगा जिसके इस्तेमाल से इसमें जोड़ दिया। अब ये क्या है, फ्री है न्यूक्लियस से। ये रिप्लिकेट जब भी करेगा तो उस जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार करना स्टार्ट कर देगा। फिर जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेंगे तो जहां हमें भेजना होगा फिर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भेज देंगे। यानी सबसे जरूरी था या जैव प्रौद्योगिकी का शुरुआत तभी हो पाई जब हमने इन दो चीजों पे डिस्कवरी कर ली। एक तो हमें बायोलॉजिकल सीजर मिल गया और दूसरा हमने ऐसा प्लाज्मिड यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए रिसर्च कर लिया कि भैया न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट भी कुछ डीएनए होते हैं। तभी ये डिस्कवरी या एक प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी का जो प्रिंसिपल है या प्रोसेस है या इसका एप्लीकेशन पॉसिबल हुआ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा किसका, रॉबर्ट बायर और कोहेन का। तो बायर और कोहेन को हम भूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी याद रहे जब हम जनक की बात करेंगे तो हमेशा पाउल बर्ग होंगे, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए इतनी तो बात हो गई कि हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। चलिए कि हम एक जीन को कहीं से उठाएंगे, एक डीएनए सीक्वेंस को कहीं से उठाएंगे और दूसरे जगह इंसर्ट करेंगे और उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करेंगे, चाहे वो सिंगल रूप में करें या जब हम लार्ज स्केल पे करेंगे तो हम बोलेंगे कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर रहे हैं या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यही तो पूरा चैप्टर है, यही पूरा चैप्टर है। और हमने बोला भी था कि हम किताबी लैंग्वेज में एकदम बात नहीं करेंगे, किताबी लैंग्वेज में एकदम बात नहीं करेंगे। चलिए तो भैया बहुत पते की बात है कि आखिर में हमें चाहिए क्या, आखिर में हमें चाहिए क्या, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, कौन कौन सा सामान जुटा लें जिससे इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि इस बात को जरूर याद रखिए, किसी भी प्रोसेस में, जैसे मान लीजिए कि हमें चाय बनानी है, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि पानी लगेगा, दूध लगेगा, चीनी लगेगा, चाय पत्ती लगेगा, बढ़िया बनाना हो तो अदरक और इलायची लगेगा। लेकिन कोई बंदा देखा ही नहीं हो, कोई बंदा कभी चाय पिया ही नहीं हो, तो उसे क्या पता चाय होती क्या है, नमक पड़ती है या चीनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट जानेंगे कि आखिर में जो चीज या जो टेक्नोलॉजी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। उन जरूरत वाली चीजों को हम देख लेते हैं और फिर उन्हीं जरूरतों के हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से जब उनके फंक्शंस हम जान जाएंगे, जब उनके कार्यविधि को हम जान जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है एग्जैक्टली हमें करना क्या है ये भी जान जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लें, अपने पाचन तंत्र को लें, तो पाचन तंत्र आप घंटा खूब पढ़ते रह जाओ, 2 घंटे तक पढ़ते रह जाओ, लेकिन जब तक इंडिविजुअली आपको ये नहीं पता होगा कि आपका लीवर क्या करता है, आपका स्टमक क्या करता है, आपके माउथ में क्या होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तब तक घंटा आप याद नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको सोचो कि अगर पता हो कि माउथ में क्या होता है, मुख में क्या होता है, अगर पता हो कि आहार नाल में क्या होता है, अगर पता हो कि आपके अग्नाशय में क्या होता है, अगर पता हो कि अमाशय क्या करता है, अगर पता हो कि यकृत क्या करता है, अगर पता हो कि क्षुद्रांत क्या करता है, तो देखिए यही चैप्टर आसान हो जाएगा आपके लिए। तो डेफिनेट सी बात है कि आपको हर पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन पता होंगे तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज याद करेंगे, और याद ही तो नहीं करना क्योंकि एक ही दिन तो बचा है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए। तो ये सब बातें लिखी हुई हैं बुक में। तो हमने बताया भी था कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या जब हम करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो दो प्रिंसिपल हमारे होंगे। पहला तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग, डीएनए या आरएनए रसायन में इसे परपोषी जीवों में डाल के और उसका फिनोटाइप परिवर्तित करते रहेंगे। पहला तो हमने जिक्र कर लिया है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग करेंगे, और दूसरा हम चाहेंगे कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो रोगाणु रहित हो। ये बातें हमने बता भी दी है और जनहित में जारी भी है। ठीक है, चलिए ये तो हमारे सिद्धांत हो गए, हमारे प्रिंसिपल हो गए। लेकिन हमें चाहिए क्या क्या ये भी तो जानना है कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी या क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तरीका थोड़ा अलग है दोस्त, किताब से अलग है, बस समझने की जरूरत है। ये 2 घंटा आपको 18 नंबर दिला के रहेगा। मैं शुरू में ही बोला था कि यार के हंसने पे बारिश होगी तो पढ़ने से नंबर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जरूरत किस बात की पड़ेगी दोस्त। चलो देख लेते हैं। तो पहले तो हमें उन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी।
पहले देख लेते हैं कितने एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चाहिए। पहले सामान जुटा लेते हैं। एंजाइम्स चाहिए, एकदम लाइन से लिखते जाइए। एंजाइम चाहिए, एंजाइम चाहिए। चलो ठीक है भैया, देख लेंगे अभी कौन कौन सा एंजाइम चाहिए। पहला आइटम है हमारा, फिर इसमें देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम चाहिए। दूसरा आइटम क्या चाहिए भैया? दूसरा आइटम चाहिए वेक्टर। वेक्टर मतलब संवाहक। इसका भी मतलब समझ लेते हैं। वेक्टर मतलब क्या होता है? संवाहक। भैया संवाहक क्या होता है? तो ऐसा नहीं है, जो प्लाज्मोडियम होता है, आपको ही पता होगा कि प्लाज्मोडियम क्या करता है। प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। वैसे तो है नहीं कि प्लाज्मोडियम आता है, बोलता है पीयूष जी मैं हो जाऊं, मैं बोलता हूं हो जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। प्लाज्मोडियम आता है किसके थ्रू है? प्लाज्मोडियम आता है हमारे शरीर में मच्छर के थ्रू। यानी मच्छर हमारे पास आता है और प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करके चला जाता है। पढ़ा भी था हमने जब हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हमने देखा था मलेरिया स्प्रेड करने के लिए जो फीमेल एनोफिलिस थी वो रिस्पॉन्सिबल थी। फीमेल एनोफिलिस करती क्या थी? वो जब खून चूसने आती थी तो उसके सलाइवा में जो प्लाज्मोडियम होता था हमारे ब्लड में चला जाता था। याद होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। यानी जो इसमें मलेरिया तो हमें हुआ प्लाज्मोडियम की वजह से, लेकिन मच्छर ने संवाहक की तरह रोल प्ले किया। यानी एक चीज को दूसरे जगह से ट्रांसफर करने के लिए उसको गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया गया। यानी जब जीन हम कहीं से निकालेंगे और जीन कहीं डालेंगे तो हम किसी ना किसी संवाहक का इस्तेमाल करेंगे जो यहां से वहां तक ले जाए उसे। बात समझ में आ रही है? यानी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, होस्ट। किसके अंदर ले जाएंगे भाई? जैसे मलेरिया मुझे हो गया तो मैं प्लाज्मोडियम के लिए होस्ट हूं और प्लाज्मोडियम मेरे लिए गेस्ट है। तो जिसके यहां आया वो होस्ट और जो आया वो गेस्ट। तो तीसरी चीज की जरूरत पड़ेगी कि होस्ट कौन है भाई। चलो हमने होस्ट भी देख लिया, यानी ग्राही बोल दे। चलिए, चौथा भैया क्या चाहिए? चलिए हमने एंजाइम्स देख लिए क्या चाहिए, हमने वेक्टर भी तलाश लिए कि किसके थ्रू ले जाएंगे, हमने होस्ट भी देख लिया कि किसके में ले जाएंगे। तो अब ये भी बात तो जाननी जरूरी होगी कि हम कौन कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, क्या क्या स्टेप होंगे हमारे। तो प्रोसेसेस देख लेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। हमने बोला था कि किताब से एकदम अलग होगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली सारा जवाब सही करोगे। प्रोसेस देखेंगे कौन कौन सा, यानी कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम। इस टेक्निक में आपने सुना होगा, बहुत सारे टेक्निक सुना होगा, लेकिन कुछ खास हैं जो आपके लिए यहाँ पे हैं। प्रोसेस में हम देखेंगे जब, तो जब भी हम प्रोसेस की बात करेंगे तो कौन कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे? तो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे कौन कौन सा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम सुना होगा, नाम सुना होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा क्या होगा भैया? सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ध्यान से पढ़ने का एकदम। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये तमाम टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे हम। देखिएगा इन्हीं हेडिंग्स में ये चैप्टर बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन पहले हम सामान के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में जान लें। बात समझ में आ रही है? दो बातें ध्यान रखिएगा कि हमने एक वेक्टर का जिक्र किया है और एक होस्ट का जिक्र किया है। वेक्टर हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे? तो भैया जो डिजायर्ड डीएनए है हमारा,
मान लीजिए किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो डीएनए है उसको हवा में छोड़ने देंगे ऐसे क्या? यानी किसी ना किसी तरीके से हम अपने होस्ट में उसे ले जाएंगे। हो सकता हो कि तरीका कोई और भी हो, संवाहक का इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन जब करते होंगे तो कैसा करते होंगे, किस लिए करते होंगे? फिर हमारा जो होस्ट होगा वो कौन होगा, फिर कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, यही तो बात होगी। चलिए हम जान लेते हैं कि एंजाइम्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। भौकाल बनाया गया अलग बात है, लेकिन अगर सिक्वेंसली पढ़ें तो बहुत ही आसान है, समझिएगा। चलिए हम पहला हेडिंग डालते हैं एंजाइम। हम जानना चाहेंगे कि आखिर में वो कौन कौन से एंजाइम हैं भैया जो हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। हमने बोला ही था शुरू में कि हम बुक की लैंग्वेज में एकदम नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे, फिर उसको हम कंसीडर करेंगे तो देखेंगे पूरी किताब हमें आती है। जब पढ़ेंगे तो लगेगा मजाक हो गया है। तो फर्जी भौकाल बनाए घूम रहे थे चैप्टर का, चैप्टर तो बड़ा आसान था। तो हम देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम चाहिए, देख लें। तो पहला तो हमें चाहिए भैया कौन सा एंजाइम, कि हम जिसके अंदर से भी डीएनए, ऐसे तो है नहीं कि आके बैठा होगा कि भैया हमें काट लो, ऐसा तो होगा नहीं। या तो हम प्लांट से निकालेंगे, या तो एनिमल से निकालेंगे, या तो फंगस से निकालेंगे, या तो बैक्टीरिया से, यही तो होगा। होगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं बैठा होगा कि लाओ भैया काट लो में आके। तो एंजाइम किसके लिए चाहिए? तो सिंपल सी बात है, जिससे भी हम जीन निकालने वाले हैं उसके अंदर तो जाना पड़ेगा, उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो जाना पड़ेगा, और न्यूक्लियस तक पहुंचना तो पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा, किस किससे जीन निकालने वाले हैं। तो हम, हो सकता हो कि हम एनिमल से जीन निकालने वाले हों, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एनिमल से, ऐसा भी हो सकता है कि हम पौधों से, प्लांट से निकालने वाले हों, ऐसा भी हो सकता है कि हम कवकों से निकालने वाले हों, यानी फंगस से निकालने वाले हों। हो सकता है कि नहीं, कवक से निकालने वाले हों। और ऐसा भी हो सकता है कि हम वायरस से, बैक्टीरिया से निकालने वाले हों, ऐसा हो सकता है, विषाणु से निकालने वाले हों। हमारे पास ये आइटम है जिनसे है कि हम क्या करेंगे, जीन निकालेंगे या जीन डालेंगे, यही तो होगा। या तो निकालने के समय इस्तेमाल करेंगे, या तो डालने के समय इस्तेमाल करेंगे इसमें। या तो इनसे हम डिजायर्ड जीन निकाल रहे होंगे, या तो इनको होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब समझ कर या ध्यान रखिएगा। अब हम मान लीजिए कि एनिमल सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है यार कि एनिमल के सेल में अगर हम जाएंगे तो हमें सेल मेम्ब्रेन क्रॉस तो करनी पड़ेगी ना। और सेल मेम्ब्रेन बना किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन बना किसका होता है? फॉस्फोलिपिड का। तो सिंपल सी बात है कि अगर एनिमल सेल इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम लाइपेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम वसा वाला जो होगा पार्ट उसको हम लाइपेज से डाइजेस्ट करेंगे। जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा उसे हम प्रोटीएज से डाइजेस्ट करेंगे। जो पेक्टीन वाला पार्ट होगा उसको पेक्टीन से, मतलब तमाम चीजें जो भी है हमारे पास, तो हम इसे कहते हैं एंजाइम्स। तो हम बेसिकली इस क्लास ऑफ एंजाइम को बोलते हैं लाइजिंग एंजाइम, यानी तोड़ने के लिए, लाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम। पहले तो हमें लाइजिंग एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। जो लाइजिंग एंजाइम है उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, जो भी होस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भी जीन हमें एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर एनिमल से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं तो एनिमल से। और प्लांट में आए तो प्लांट में सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट होंगे, लाइक लाइपेजेज होगा, प्रोटीएजेज होगा। क्योंकि हमारा पहला टारगेट तो होगा ना कि हम इन चीजों को डाइजेस्ट करें, तभी तो हम पहुंच पाएंगे सेल के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर हम पादप के अंदर बात करें कि पौधों से अगर निकालना हो कोई जीन, एक्सट्रैक्ट करना हो या इनको होस्ट की तरीके से इस्तेमाल करना हो, तो डेफिनेट सी बात है इनके सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, इनके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। अब याद होगा कि जो पादपों में सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज का। तो पहले हम सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे ना, और डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होगा उसे हम कहेंगे सेलुलेज, यानी यहाँ पे सेलुलेज पड़ेगा जरूरत। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए जो लाइपेजेज प्रोटीएजेज पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इटसेल्फ, पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़ेंगे। फिर फंगस की बात करें तो इनका बना होता है किसका? काइटिन का। तो डेफिनेट सी बात है पहले काइटिन को हम डाइजेस्ट करेंगे तो काइटिनेजेज हो जाएगा। और हम बैक्टीरिया की बात करें तो इनके सेल वॉल को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं किससे? लाइसोजाइम से।
तो लाइसिंग एंजाइम का इस्तेमाल करके जिससे भी हमें जीन एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है बाहर, जिससे भी डीएनए का जो टुकड़ा या जो पार्ट हमें निकालना है, जो हमारी चाहत है, इस लाइसिंग एंजाइम के हेल्प से हम उस सेल के अंदर पहुंच सकते हैं। कहां तक पहुंच सकते हैं दोस्त? तो पहुंच सकते हैं हम कहां तक? उसके डीएनए तक। उसके डीएनए तक हम पहुंच गए इस लाइसिंग एंजाइम का इस्तेमाल करके। तो पहली क्लास ऑफ एंजाइम जो होगी वो हमारी लाइसिंग एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। यहां तक कोई समस्या? चलिए हम उस डीएनए तक पहुंच गए। डीएनए तक पहुंच गए तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया, हम लैब में डीएनए इन विट्रो डीएनए बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे आइटम की क्या जरूरत पड़ेगी कि चलिए लाइसिंग एंजाइम तो हो गया, अब क्या पड़ेगी भाई साहब? अब वो डीएनए कटेगा कैसे? पहुंच तो गए हम वहां माहौल बना के, लेकिन यानी दूसरी क्लास यानी दूसरे एंजाइम की जो जरूरत पड़ेगी उसे ही तो हम कहेंगे प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या इसे ही हम बोलते हैं क्या? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लाइसिंग एंजाइम का इस्तेमाल करके हम जहां तक पहुंचना था, जहां से डीएनए निकालना था, वहां पहुंच तो गए हैं, लेकिन जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको निकालने के लिए अब हमें उसे कट भी तो करना पड़ेगा, उसे काटना भी तो पड़ेगा दोस्त। तो हम उसको काटेंगे कैसे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से काटेंगे। चलिए हमने काट भी दिया, इसके इस्तेमाल से काट दिया, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। तो भैया अब क्या जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए जब काट दिया होगा तो डेफिनेट सी बात है हम वेक्टर में तो लाएंगे ही लाएंगे, जो हमारा जिसके थ्रू हमें लेके जाना है उस लाएंगे कि नहीं? तो हम अपने वेक्टर को भी उसी एंजाइम से काट लेते होंगे। अभी हम देख लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम काम कैसे करता है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि हम प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए हमने प्रतिबंधन एंजाइम की जगह के इस्तेमाल से जो हमारा वेक्टर था यानी जिस संवाहक था उसका भी वो वाला साइट कट कर लिया होगा, और जहां से हमें डिजायर्ड जीन निकालना था या डीएनए सेगमेंट निकालना था उसको भी हमने सेम इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल करके हमने काट लिया होगा। तो भैया काट लिया, तो अब तीसरी चीज किसकी जरूरत पड़ेगी? काट लिया तो इनको स्टेबल भी तो रखना है, रखना है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि फिर से बॉन्ड बना ले किसी और के साथ। तो काट के यहां तक ट्रांसफर करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी उसे हम बोलते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। एल्केलाइन फॉस्फेटेज। चलिए हमने स्टेबल कर लिया उसे एल्केलाइन फॉस्फेटेज से, जब तक कि हम होस्ट में इसे ट्रांसफर ना कर लें इस वेक्टर में। तो हम तीसरा आइटम क्या लाएंगे भाई? अब तीसरा आइटम ये है कि जब अगर हम अपने वेक्टर से उसको फ्यूज कराएं, भैया मान लीजिए कि हमने एक डीएनए यहां निकाल लिया, एक सेगमेंट निकाल लिया हमने, एक सेगमेंट निकाल लिया, और हम बोल रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर था उसका भी हमने इतना काट लिया और यहीं पे हमें जोड़ना है इनको लाके। तो ऐसे आके जुड़ थोड़ी जाएंगे, जोड़ने के लिए कोई चाहिए ना। जब कोई चाहिए तो ये चाहत जो है वो कौन पूरा करेगा? ये चाहत जो है पूरा करेगा जो एंजाइम, उसी एंजाइम का नाम होता है लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम चाहिए, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम बहुत आराम से समझते जाइएगा दोस्त, बहुत आसान है, बहुत आसान आइटम है, बस भौकाल बनाया गया है। लाइगेज एंजाइम चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को समस्या होगी बात समझने में, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो प्रतिबंधन एंजाइम चाहिए हमें कट करने के लिए। प्रतिबंधन एंजाइम से जो हमने डीएनए कट किया है या काटा है उसको क्या करना? स्टेबल भी तो करना है। ऐसा थोड़ा हम किडनी निकाल लिए किसी का और उसको ऐसे फेंक दिए, डगराते हुए लेके चले गए हॉस्पिटल, उसको रखते भी तो है हम लोग सही सही सलामत, दूसरे में इस्तेमाल करना है इसे। तो सही सलामत रखने के लिए ताकि वो दूसरे से कहीं वो ना हो जाए, बाइंड ना कर जाए, उसके लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज का इस्तेमाल करते हैं जो इसके एंड्स को अटैच रखता है।
फिर हम लाइगेज एंजाइम लाते हैं और इसके हेल्प से जिस भी वेक्टर में हम उसको अटैच करके चाहते हैं कि इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करें, उसमें जोड़ देते हैं। अब सिंपल सी बात है कि हमने एक प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया है, और प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया है तो डेफिनेट सी बात है कि वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है और न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होता है। तो हम ले जाते होंगे वो प्लाज्मिड जिसका होता होगा, फिर उसको डाल देते होंगे। किसके इस्तेमाल से डाल देते होंगे भैया? अब देखेंगे कि कैसे डाल देंगे। यानी डालने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई टेक्निक का इस्तेमाल करते होंगे अंदर डालने के लिए। करते होंगे कि नहीं? करते होंगे। तो हम देखेंगे कि ट्रांसफर कैसे करते हैं, इनको ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो अब तीसरा आइटम जो चाहिए वो हमारे पास क्या चाहिए? वेक्टर। क्या चाहिए भैया? वेक्टर यानी संवाहक। हमने एंजाइम्स देख लिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं? संवाहक। इन्हीं भाई साहब के थ्रू हम अपना आइटम ट्रांसफर करने वाले हैं, संवाहक। संवाहक ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के रटे रटाए क्वेश्चन हैं, अभी हम उसको जिक्र भी कर लेंगे, लेकिन समझ लेंगे तो बहुत काम आएगा। आप कभी डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, कुछ भी बनना चाहेंगे, काम तो आएगा ही। वेक्टर की बात करेंगे, संवाहक क्या होता है। तो वेक्टर के तहत ही हम उसे लेके जाने वाले हैं जहां पे पहुंचाना है इसे। तो भैया ऐसा तो है नहीं किसी को वेक्टर ले लेंगे कि चलो भैया मच्छर के थ्रू पहुंचा दिया, घड़ियाल के थ्रू पहुंचा दिया। वेक्टर की भी तो अपनी कुछ खासियत होती होगी। वेक्टर की अपनी खासियत होती होगी, और ऐसा होना चाहिए वेक्टर के पास कि वेक्टर को हम आइडेंटिफाई कर सकें 100 लोगों में से कि नहीं इन्हीं के पास हमने डाला था। मान लीजिए 2 रुपए का एक सिक्का है, उछाल दिया, हमें पता चलना चाहिए कि कौन पाया है। तो हम क्या करेंगे? जब ऐसा ट्रिक दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर रखते होंगे चिन्हित करने के लिए कि नहीं इसी बंदे के पास होगा। तो वेक्टर की कुछ खासियत होती होगी, कुछ होस्ट जो इस्तेमाल करेंगे उसकी भी खासियत होती होगी कि नहीं? तो वेक्टर की खासियत भी होनी चाहिए। तो वेक्टर होगा कौन? तो जो कॉमनली यूज वेक्टर है वो हमारा क्या होता है? कॉमनली यूज वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड होता है। और प्लाज्मिड के बारे में हम देख चुके हैं कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी अपनी कुछ खासियत होती है। भैया क्या खासियत होती है? पहले तो ऐसा होना चाहिए कि जो इनकी खासियतों की लिस्ट जान लेते हैं कि एक अच्छा वेक्टर हम किसे कहेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे वेक्टर की तरह। ऐसा तो नहीं पहाड़ डाल देंगे किसी में। तो वेक्टर स्मॉल इन साइज होना चाहिए, आकार में छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकार में छोटा, ताकि हम इजीली जहां डालना चाहते हैं वहां इसको इंसर्ट कर सकें। आकार में छोटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसकी क्या खासियत होनी चाहिए भैया? तो वेक्टर की एक और खासियत होनी चाहिए कि इसके पास रिप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, या पुनर्जीवन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, या उसकी मल्टीपल कॉपी करने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन हो, यानी आरओपी जिसे कहते हैं, आरओपी जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। प्रोटीन फॉर रिप्लिकेशन, या हम बोल सकते हैं पुनर्वंधन प्रोटीन, पुनर्जीवन प्रोटीन बोल सकते हैं। ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। आरओपी होना चाहिए। फिर ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, ओ आर आई जिसे कहते हैं, ओ आर आई होना चाहिए। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक। ज्यादा से ज्यादा होगा देख लेंगे, लेकिन कम से कम एक ओ आर आई, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, कम से कम एक। तभी तो भैया हम कॉपी तैयार करेंगे इसकी, ठीक है। कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक ओ आर आई होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये तो बात हो गई कि इनके पास ए होना चाहिए। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे कि हमारा 2 रुपया किसके पास गया है? इनके पास एक चीज और होना चाहिए जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिबल मार्कर, सेलेक्टिबल मार्कर, जिसकी वजह से हम इसको दूसरों से अलग कर सकें। सेलेक्टिबल मार्कर होना चाहिए इनके पास। भैया क्या होता है? यानी इनके पास कोई ऐसा आइटम हो जिसकी वजह से हम 100 लोगों में से इनको अलग से पहचान सके।
तो ऐसा क्या हो सकता है? तो इनके पास या तो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंजाइम बनता हो, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्वालिटी हो, एंटीबायोटिक या तो रेजिस्टेंट जीन हो, अभी हम जिक्र कर लेंगे इसका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो, या कोई एंजाइम बनाने वाला जीन इनके पास हो, कोई एंजाइम बनाने वाला जीन हो, एंजाइम फॉर्मिंग जीन हो, जिसकी वजह से कम हम इसको पहचान सकें कि नहीं भैया इन्हीं को हमने अपना 2 रुपया दिया था। यानी एक जो हम वेक्टर जो इस्तेमाल करने वाले हैं, हम जो भी कॉमनली यूज वेक्टर इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड, लेकिन याद रखते हैं कि वो आकार में छोटा होना चाहिए। दूसरा ये भी याद रखना चाहिए कि जो प्रोटीन जरूरत है इनके पुनर्जीवन के लिए या रिप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, वो उनके पास होना चाहिए। फिर ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है वो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और चौथा बात कि अगर हम इनको आइडेंटिफाई करना चाहें कि हमने अपना जीन किसके में डाला है, इसके लिए इनके पास सेलेक्टिबल मार्कर के रूप में, यानी जिससे कि हम अलग कर सकें दूसरों से, इसके लिए इनके पास या तो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए या कोई एंजाइम फॉर्मिंग जीन होना चाहिए। याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम का बहुत इत्तेफाक है, क्योंकि उस डायग्राम को जब हम देखते हैं और हर बार लगभग, आपके बोर्ड में तो अलग सी बात है, लेकिन आपके नीट एग्जामिनेशन तक वो डायग्राम सबको बेचैन करके रखा हुआ है। हर बार चैलेंज देके एनसीईआरटी से उस डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी ये डायग्राम पूछा गया है, अभी से नहीं, मेरे समय से ही नहीं, मैं तो सदियों पुराना नहीं हूं, लेकिन बहुत पहले से एनसीईआरटी इसको पूछती आई है नीट एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जो फीलिंग आती है, अभी आपको पता चल जाएगी कि क्या मैं बोल रहा था सही था कि नहीं। देखिएगा, एक डायग्राम बना रहा हूं एक वेक्टर का, वो वेक्टर काफी हिट वेक्टर है। पहले उस वेक्टर को समझ लेते हैं कि कौन सा हिट वेक्टर की सर बात करने वाले हैं। इतना गदर कौन मचा रखा है? इतना गदर मचाने वाला जो वेक्टर है, इतना गदर मचाने वाला जो वेक्टर है, उस वेक्टर को पहले देख लेते हैं भैया कौन गदर मचा रहा है। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा, और बीच में बड़ा भौकाली नाम लिखा हुआ है उसका। भौकाली नाम में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है PBR 322। याद रहे दोस्त, 5 नंबर दिलाएगा आपको, ये डन है हमारा, आपसे गारंटी है इस बात की। PBR 322 लिखा हुआ है। और इत्तेफाक से जब ये डायग्राम पूछा जाता है, तो लगभग हर बच्चे के जेहन में एक गोला दिखाई देता है, और गोले में लिखा हुआ PBR 322 लिखाई देता है, और घंटा उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता। और यही डायग्राम बनाने के लिए आपको दिया जाता है, और हर बार दिया गया है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, कत्तई जहर है। समझ लेते हैं इस बात को कि आखिर में इसको आसान कर लेते हैं दोस्त। जब इतना ही परेशान कर रहा है, तो लाओ इसको भी सोनम गुप्ता बना ही देते हैं। कैसे बनाएंगे, समझ लेते हैं आखिर में ये कहना क्या चाहता है। कहना क्या चाहता है, आखिर में हमसे पूछा क्या जा रहा है। ये PBR 322 जो है एक वेक्टर है। हमने बताया कि वेक्टर के पास हमारी कुछ खासियत होनी चाहिए। एक तो हमारे पास जो प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन है वो होने चाहिए। दूसरा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। तीसरा, हमने बोला कि सेलेक्टिबल मार्कर के रूप में, ताकि हम उनको दूसरे से अलग कर सकें, इसके लिए या तो उनके पास कोई एंजाइम बनाने वाला जीन चाहिए, या तो उनके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन चाहिए। तो जो सबसे कॉमन इस्तेमाल किया गया है जिसका, वो हमारे पास प्लाज्मिड है। और उसी प्लाज्मिड में एक एग्जांपल आर्टिफिशियल प्लाज्मिड हमारे पास क्या है, उसका नाम PBR 322। अक्सर सवाल पूछा गया है, अक्सर सवाल पूछा गया है, और नीट में तो हर बार सवाल पूछा गया है आपके। चलिए इसको, इसका ऑपरेशन कर ही लेते हैं PBR 22 का। इसका ऑपरेशन हम करेंगे, लेकिन पहले एक कहानी सुनेंगे। इसका ऑपरेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका एक कहानी सुनेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन करेंगे इसका, लेकिन एक कहानी सुनने के बाद करेंगे। चलिए इसको याद कैसे करें।
इसको याद करने का तरीका है। चलिए इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। याद रहे कि दो दोस्त थे, एक का नाम था अमित। क्या नाम था दोस्त? अमित। और दूसरे का नाम था प्रशांत पुरवार। प्रशांत पुरवार। दो दोस्त हुआ करते थे, एक अमित और एक प्रशांत पुरवार। दोनों को बड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों की कहानी है। अमित को हम रिप्रेजेंट करेंगे और प्रशांत को पीएसटी से और पुरवार को पीवीयू से। ठीक है, अभी हम देख लेंगे क्या होते हैं। लेकिन अमित और प्रशांत पुरवार दो दोस्त हुआ करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन एकदम नहीं लगता था, लेकिन फिर इन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं दोस्त, चलो पढ़ाई करते हैं। ये नाम जरूर याद रहे दोनों, अमित और प्रशांत पुरवार। इन दोनों दोस्तों ने पढ़ाई किया, तो पढ़ते लिखते तो थे नहीं ज्यादा, तो टेंशन की कोई बात नहीं थी। टेंशन की कोई बात नहीं थी। तो जब ये पढ़ने स्कूल में पहुंचे, तो पढ़ने से पहले जरूरी है कि सो के उठे होंगे। तो नॉर्मल एक लड़का जो होता है अपने साइड में, वो कितने बजे सो के उठता है? वो उठता है 7-8 बजे। एकदम उठा कितने बजे? 7-8 बजे। तो बुक में देखिएगा, इसी 7-8 बजे उठने को लिखा होगा ORI, यानी ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। समझते जाइएगा, बहुत आसान है, ये तो बस भौकाल बनाया गया है। ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी ये जग गए। कौन भैया? अमित और प्रशांत पुरवार। 7 से 8 बजे जगता है, तुम लोग भी तो जगता है 7 से 8 बजे। चलो, अब क्या हुआ? फ्रेश फ्रूश हुआ होगा, होना जरूरी है। फ्रेश फ्रूश हुआ होगा, और फ्रेश होने के बाद ये चल दिए कहाँ? विद्यालय। कौन कौन चल दिए भाई? तो चल दिए दो लोग। कौन चल दिया? अमित चल दिए। हमने क्या लिखा था? हमने अमित को जब भी दिखाएंगे तो AMPR दिखाएंगे। और कौन चला था भैया? प्रशांत जी चले थे, PST1। और प्रशांत पुरवार जी थे। ये दोनों लोग चल दिए कहाँ? विद्यालय। कहाँ चल दिए? विद्यालय चल दिए अपने। जब विद्यालय गए तो इन्होंने कुछ देखा, क्योंकि आज तक तो पढ़ा था नहीं। जब पढ़ा नहीं था, तो ये जब पढ़े नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया? जब विद्यालय में घुसे तो देखे कि इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी। किसकी क्लास चल रही थी? इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी। किसमें भैया? हिंदी में। किसमें चल रही थी? हिंदी में। किसमें चल रही थी? हिंदी में। तो आज तक जब पढ़ा लिखा ही नहीं, तो जब हिंदी में क्लास देखा इन्होंने, इकोनॉमिक्स की क्लास चली थी किसमें? हिंदी में चल रही थी। जब क्लास देखा तो घंटा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। और जब समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने सोचा क्या कि हम थोड़ा मजे ले लेते हैं टीचर से। ठीक है, जब मजे ले लेते हैं टीचर से, इन्होंने ऐसा सोचा। जब ऐसा सोचा इन्होंने, तो इन्होंने टीचर से नाम पूछा। किससे पूछा भैया? टीचर से। टीचर से क्या पूछा कि सर आपका क्या नाम है? टीचर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अमित थे वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर से नाम पूछा, तो टीचर ने अपना नाम बताया, ब्राह्मण सलमान। ब्राह्मण सलमान। ब्राह्मण सलमान। ठीक है, ब्राह्मण सलमान बताया नाम। अब क्या है कि उस दिन तो मुंह लटकाए चले आए लोग बेचारे। उस दिन मुंह लटकाए चले आए। तो अगला जब दिन हुआ, तो प्रशांत पुरवार साहब किसके पास गए? अमित के पास, कि भाई आज फिर चलें क्या क्लास? पुरवार साहब गए किसके पास? अमित के पास, कि भैया आज फिर क्लास चलें? अमित ने बोला नहीं भैया, आज तो फांसी ही लगा लेंगे। किससे? रस्सी से। ROP, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन। लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे अब। यही वो डायग्राम है जो आपको बार बार परेशान करता रहा एग्जाम में। और जब भी ये गोला दिखता है, तो गोले का बीच का हथियार दिखता है। लेकिन अमित और प्रशांत पुरवार भले खुद पढ़ाई किए चाहे नहीं किए, लेकिन आपकी ये समस्या सॉल्व कर सकते हैं अगर इस कहानी को थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो। क्योंकि ये 5 नंबर में सवाल हर बार पूछा गया है आपके यहाँ दीर्घोत्तरीय सवालों में, PBR 322 के बारे में।
यहाँ पे देखिए ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। हमने बताया था कि जब भी हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि उसके पास सेलेक्टिबल मार्कर हो। तो हमने देखा कि जो ये पीबीआर 322 का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके पास दो क्वालिटीज है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी है। सिंपल सी बात है कि अगर इसको एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया में हम ग्रो कराएंगे तो इसके पास चूंकि उसके लिए रेजिस्टेंट है तो आराम से ग्रो करेगा। तो भैया जिसके में हम जीन डालेंगे, डीएनए डालेंगे, वो ऐसी जगह पे डालेंगे ताकि वो ग्रो करे और हम अलग कर लेंगे बाकी वालों से। चलिए अब हम करते क्या है, देखिए अब पीएसटी या पीबीयू जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, यानी पीएसटी या पीबीयू का इस्तेमाल करेंगे अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी वाला जो सीक्वेंस है उसे वो काट देगा। और जब काट के निकाल देगा तो सिंपल सी बात है कि अब ए वेक्टर जो है एम्फीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं रह जाएगा। तो हम अलग कर सकते हैं कि नहीं इस बात से कि हमने जिसको पैसे दिए थे अब हम देख रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रहा है लेकिन एम्फीसिलिन में ग्रो नहीं कर रहा है, तो हम अपने वेक्टर को अलग कर लिए इस बात से। तो सेलेक्टिबल मार्कर होना चाहिए, ये डायग्राम जरूर याद रखिएगा। तो वेक्टर की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि मस्ट हैविंग ORI। देखिए यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी है, इनके पास प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन भी है, इनके पास सेलेक्टिबल मार्कर भी हैं और इनके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी हैं। यहां तक कोई समस्या? यानी ऐसा कोई वेक्टर हो, ऐसा कोई वेक्टर ऐसा ना हो कि हमारे रिस्ट्रिक्शन साइट ही ना हो, यानी हम इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल रहे हैं लेकिन वो काट ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो अटैच नहीं हो पा रहा है। और हमारे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक खासियत होती है कि वो अटैच किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही होता है, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो हमारे यहाँ कॉमनली यूज किया गया, हमारे यहाँ इस्तेमाल किया गया जो हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो ई कोर आई होता है, पढ़ा होगा आपने। क्यों? क्योंकि हम इस रिसिया कोलाई का इस्तेमाल करते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। हिंद 3 का भी यूज पढ़ा होगा आपने। इन तीनों का, दोनों का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। पहले हम समझ लेते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है। अब जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो इसका काम क्या है, इसे हम प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम का काम क्या होता है कि ये डीएनए को किसी स्पेशलाइज सीक्वेंस से कट करता है, लेकिन जो हाँ कट करता है वो स्पेशलाइज, जिसे हम कह रहे हैं स्पेशलाइज। व्हाट इज दिस स्पेशलाइजेशन? ये स्पेशलाइजेशन है क्या आखिर में? तो यहाँ पे एक सीक्वेंस सुना होगा आपने, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम आपके बुक में एग्जांपल दिया होगा। पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोम लिख दे हिंदी में भी भाई, नहीं तो दुखित हो जाओगे। पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोम सीक्वेंस का एग्जांपल दिया होगा आपके बुक में, मलयालम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मलयालम। मलयालम। मलयालम में एक खासियत देख रहे होंगे आप कि चाहे हम इधर से पढ़ें तब भी मलयालम है या इधर से पढ़ें तब भी मलयालम है। यानी ऐसा कोई डीएनए सीक्वेंस जिसको हम बोथ डायरेक्शन में इक्वली रीड कर सकें, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। और हर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अपना स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ वो दिया हुआ 5' GAA TTC 3'। फिर इधर से भी पढ़ेंगे तो 5' GAA TTC 3'। अब देखिए चाहे 5' से 3' डायरेक्शन में चाहे इधर पढ़ लीजिए या 5' से 3' डायरेक्शन में इधर पढ़ लीजिए, सीक्वेंस रीडिंग सेम है। सेम है कि नहीं? है ना? चलिए एक बात और समझ लेते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो दो तरीके से काम करते हैं। कौन से भैया? तो हमारा जो डीएनए सीक्वेंस बना है वो बना है किससे? न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने की वजह से। और दो न्यूक्लियोटाइड की चेन जो होती है, जो चेन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इतनी बात तो समझ रहे होंगे आप। तो जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं फास्फोडाइएस्टर से और जो न्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ी हुई है आपस में वो जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधन एंजाइम है वो दो तरीके के होते हैं। कुछ प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करते हैं। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ब्लंट एंड मिला है हमें, ब्लंट एंड मिला है हमें। ब्लंट मतलब समझ रहे हैं ना?
अलग अलग है, वहां कोई जोड़ नहीं सकते, कोई चीज हम जोड़ नहीं सकते, ब्लंट एंड कहेंगे उसे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रतिबंधन एंजाइम हो जो फास्फोडाइएस्टर ब्लंट एंड अगर होगा, तो डेफिनेट सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड कट करेगा दोस्त, तो केवल इसे ही तो कट करेगा, इतना कट कर दिया, दो चेन सेपरेट कर दिया, यही तो कर रहा होगा, यही कर रहा होगा ना। तो हम इसमें कहां घुसेड़ देंगे अपना डीएनए, कहीं मिला जगह हमें, हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में नहीं डाल देंगे ना डीएनए, नहीं डालेंगे, डाल ही नहीं सकते। जरूरी है कि हम न्यूक्लियोटाइड अटैच करना चाहते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड अटैच करने के लिए हमें वो जगह चाहिए, यस या नो, ऐसा चाहिए ना। तो ये ब्लंट एंड है। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड, अगर कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा है जो ब्लंट एंड, इसे कहते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट एंड कहाँ है भैया, तो केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया इन्होंने, खाली हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया है, यहां कोई काम नहीं बनने वाला, यहां हम अपना डीएनए घुसेड़ नहीं सकते। तो भैया कैसे घुसेड़ सकते हैं, क्या होगा, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए कि जैसे मान लीजिए डीएनए है और ये हमारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जो यहाँ घुसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉस्फोलिपिड बॉन्ड को भी ब्रेक करे और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक करे। ऐसा अगर होगा हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तब हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्टिकी एंड प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, स्टिकी एंड, यानी स्टिकी मतलब होता है चिपकने वाला, चिपकाऊ। तो जरूरी है कि हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करें जो हमें स्टिकी एंड, यानी स्टिकी एंड तभी मिलेगा हमें जब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम फास्फोडाइएस्टर एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों को ब्रेक करे, तब हमें मिलेगा क्या, स्टिकी एंड। अदरवाइज अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो कि वो केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो हमें ब्लंट एंड मिलेगा, वहां हम परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूरी है कि हर जो एंजाइम है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जहां पे वो जाके अटैच होता है और हमें स्टिके एंड प्रोवाइड करता है। एक तो बात हो गई हमारे पास किसकी दोस्त, तो हमारी बात हो गई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्वालिटी की बात हो गई और वेक्टर की क्वालिटी। अब बात आया कि चलो हमने वेक्टर का इस्तेमाल कर लिया, वेक्टर हमने देख लिया कि कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, इतनी बात तो समझ में आ गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो वेक्टर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वेक्टर कैसा होना चाहिए, ये भी बात हमने समझ ली। अब जो बात समझने वाली है कि भैया होस्ट, होस्ट कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अभी हम केवल स्लाइड्स में ही पढ़ाते जाएंगे, थ्योरी तो आप स्लाइड के पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमारा काम है केवल समझाना। आज भैया 2 घंटे पढ़ लो, मजा आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। केवल हमें क्या करना है, समझना है आज, केवल हमें समझना है, हमारा फोकस यही है। अब आए भैया कौन, हमारे होस्ट साहब। होस्ट हमने बताया था कि अगर हम देखें तो ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है। ये प्रोकैरियोटिक होस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होस्ट है हमारा वो इस्रीसिया कोलाई है, ई कोलाई, ठीक है। हम यूकैरियोटिक सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं होस्ट की तरह से, लाइक हम प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पौधा, एनिमल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, हम फंगस यानी कवक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ होस्ट, एज अ होस्ट। जो हमने वेक्टर लिया था, हम उस वेक्टर को इस होस्ट में डाल के जो भी हमने डीएनए उसके साथ अटैच किया था उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मिड है वो इनके न्यूक्लियस से तो उसको कोई वास्ता नहीं होगा, वो साइटोप्लाज्म में जाएगा और उसके अंदर इतनी औकात है कि साइटोप्लाज्म में रह के भी वो क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा और कॉपी बना देगा इनकी। तो क्या अगर प्लाज्मिड जाएगा तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं भैया आजा आजा आजा, ऐसा तो होगा नहीं। प्लाज्मिड जाएगा तो हो सकता हो कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, जो हम चाहते थे कि उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करें, तो हमारे पास 2 तरीके हैं इन होस्ट में इंट्रोड्यूस करने का। जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है, जो भी हमारी चाहत वाली डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, डीएनए जो है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है,
उसको हम होस्ट में दो तरीके से भेज सकते हैं। होस्ट में दो तरीके से भेज सकते हैं। भैया कौन कौन सा तरीका होगा भाई, एकदम प्यार से समझिएगा। कौन कौन सा तरीका होगा? तो या तो हम बिना वेक्टर का इस्तेमाल किए, यानी बिना संवाहक के, यानी किसी वेक्टर का इस्तेमाल ना करें, या हम वेक्टर का इस्तेमाल करें यानी संवाहक के साथ। हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं ना हमेशा, या तो हम संवाहक का इस्तेमाल कर रहे हो या तो संवाहक का इस्तेमाल ना कर रहे हो, यही तो होगा। संवाहक का इस्तेमाल कर रहे हो और बिना संवाहक के भेज रहे हो, लेकिन दो तीन बातें ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी भैया? संवाहक के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि हम लेके अपना संवाहक पहुंचे, प्लाज्मिड लेके पहुंचे, तो पहुंचेंगे तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। और डीएनए जो हमारा है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो भैया उनको आने तो देगा नहीं अंदर, अंदर आने नहीं देगा, अंदर आने नहीं देगा। तो पहला तरीका ये होगा कि जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम क्या करें, यानी इस बात को हम कहते हैं होस्ट कंपेटिबिलिटी, यानी जो हमारा होस्ट है उसको इस लायक बनाएं कि हमारे इस डिजायर्ड डीएनए को वो रिसीव करे, यानी प्लाज्मिड को रिसीव करे। तो पहला कार्यक्रम तो ये होगा कि होस्ट को चाहे जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हो, इस्त्रीसिया कोलाई का इस्तेमाल कर रहे हो, या हम पादप का इस्तेमाल कर रहे हो, या जीव का इस्तेमाल कर रहे हो, या कवक का इस्तेमाल कर रहे हो, पहले तो इसको इस तरह से काबिल बनाया जाए कि ये आराम से जो भी हम लेके आए हैं डीएनए उसको अपने अंदर ले ले। क्योंकि जब अंदर जाएगा और साइटोप्लाज्म तक पहुंचेगा तभी तो ये डिवाइड करेगा, जब पहुंचेगा ही नहीं तो डिवाइड कैसे करेगा? इसलिए पहले हम क्या होता है, जो होस्ट होता है उसको हम कंपेटेबल बनाते हैं फॉर द वेक्टर। कंपेटेबल कैसे बनाएंगे भैया, क्या क्या तरीके होंगे? तो होस्ट कंपेटेबिलिटी में हम करते क्या है, एक तरीका ये होता है कि हम या तो जो होस्ट है, जो हमारा होस्ट है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, और डीएनए जो है वो क्या है? निगेटिवली चार्ज होता है। इसलिए होस्ट को डाईवैलेंट आयन से ट्रीट कर सकते हैं, डाईवैलेंट आयन। डाईवैलेंट आयन किसका हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं? लग रहा है ये बोर्ड जो है इसको ठंडा लग रहा है। डाईवैलेंट आयन का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली हम कैल्शियम आयन का, बोर्ड को ठंडी लग रही है, रुक जाओ दोस्त। यानी डाईवैलेंट में हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, डाईवैलेंट आयन का इस्तेमाल करेंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो डाईवैलेंट आयन से ट्रीट कर सकते हैं, पहली कंपेटिबिलिटी हम ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा भैया? दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि हम चिल्ड कोल्ड ट्रीटमेंट कहते हैं इसे, अगर हिंदी में बोले तो चिल्ड ट्रीटमेंट को ठंडा इलाज बोलेंगे, ठीक है भैया? बात तो बड़ी दिगर हो गई कि क्या ये ठंडा इलाज क्या कर दिया सर ने? कोल्ड ट्रीटमेंट। रिपीटेड सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं, हम अपना प्रोटोप्लाज्म लेंगे और अपना वेक्टर लेंगे, दोनों को ठंडा करेंगे बर्फ पे, फिर गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर गर्म करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये होस्ट हमारा कॉम्पिटेबल हो जाएगा। इसी प्रोसेस को चिल्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, या कोल्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, या ठंडा इलाज कहते हैं, या शीत इलाज कहते हैं इसे, टेंशन नहीं लेने का एकदम। तो कोल्ड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास वेक्टर है तो हमने क्या किया, होस्ट को अपने कॉम्पिटेबल बनाया। और भी हमारे पास तरीके हैं जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, अपने वेक्टर को अंदर भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं भैया? या अपने डीएनए को हम अंदर भेज सकते हैं विदाउट यूजिंग वेक्टर। ये तो हमने जब वेक्टर का इस्तेमाल किया तो वेक्टर के लिए होस्ट को कॉम्पिटेबल बनाया, या तो चिल्ड ट्रीटमेंट किया उसे, या तो डाईवैलेंट आयन से ट्रीट किया उसे। हमारे पास दो तरीके थे, हमारे पास दो तरीके थे। अब और भी तरीका, इलेक्ट्रोपोरेशन भी दिया होगा, लेकिन अगर हम बिना वेक्टर के ट्रांसफर कर रहे हो, बिना वेक्टर के ट्रांसफर कर रहे हो, अगर बिना संवाहक के अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तब कैसे करेंगे? अगर बिना संवाहक के ट्रांसफर कर रहे हैं,
तुम्हारे पास और भी तरीके हैं। पहला तरीका होता है माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करना। माइक्रो इंजेक्शन, तो भैया माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, बहुत छोटा इंजेक्शन। तो इसका इस्तेमाल हम अंडों में करते हैं। अंडों में बहुत ही गाइडेड होता है भाई। अंडे में डालना है हमें। तो मान लीजिए हम दिखाना चाहें अगर, अब तो मान लीजिए अंडा हो गया हमारा। हमारा जो भी डिजायर्ड जीन है हम लेते होंगे, और जीन को बहुत ही गाइडेड तरीके से सिरिंज के हेल्प से अपने जो भी होस्ट है हमारा उसमें डालते होंगे। माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, अंडों में परफॉर्म करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि हम अपने डिजायर्ड जीन को अंदर भेज दें। दूसरा क्या होगा तरीका भैया? जीन गन का नाम सुना होगा आपने, बंदूक का तो नाम सुना ही होगा, बिहार के बंदे हो। तो ऐसा बंदूक जो जीन फेंकता हो, ठीक है, जीन फेंकता हो भाई, गोली नहीं, जीन फेंक रहा है। तो जीन कैसे फेंकेगा? तो सिंपल सी बात है, हम करते क्या है, जो मान लीजिए हमारा डिजायर्ड जीन है, तो हमने क्या किया, इस जीन के ऊपर गोल्ड यानी सोना या टंगस्टन की कोटिंग कर दी। और सोना या टंगस्टन की कोटिंग करने के बाद हम जिस भी चीज में इसे भेजना चाहते हैं उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर फायर करें तो उसके अंदर चला जाएगा। अब आपको बोर्ड लेवल पे नहीं जानना है कि किस लेवल से फायर करेंगे, लेकिन 14 फीट पर सेकंड की स्पीड से फायर करते हैं, अंदर चला जाएगा। तो हम जीन गन के इस्तेमाल से भेज सकते हैं अपने डिजायर्ड जीन को या डिजायर्ड को, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर भी भेजना है, जिसके अंदर भी भेजना है। एक तरीका ये हो सकता है इलेक्ट्रोपोरेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज देके यानी विभवांतर जनरेट करके हम क्या करते होंगे, छेद कर लेते होंगे। हाई वोल्टेज देके हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छिद्रित कर देते हैं, पोर्स बना देते हैं, और उन पोर्स के थ्रू अपने डिजायर्ड जीन को अंदर डाल देते हैं। तो हमारे पास दो तरीका था कि हम जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको हम कैसे होस्ट सेल के अंदर डालें। अब होस्ट सेल कौन था भैया? तो होस्ट सेल कौन थे? या तो पादप थे, या तो मोस्ट कॉमनली जो हम इस्तेमाल करते हैं होस्ट, वो एस्टेरिसिया कोलाई होता है हमारा। फिर एनिमल भी हो सकता है या कवक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तरीके होते हैं। चलिए, इतनी बातें तो हमने कर ली कि भैया हमारा वेक्टर कैसे होना चाहिए, भैया हमारा होस्ट कैसे अंदर डालेंगे, भैया ये भी देख लिया कि हम कैसे काटेंगे। लेकिन भैया ये तो जाना ही नहीं कि जिसको काटा है उसको निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास वेरियस टेक्निक, जब शुरू के स्लाइड में चलेंगे तो हमने जिक्र किया था, पहला हमने बताया था कि एंजाइम देख लेंगे हम लोग। दूसरा हमने देखा था कि वेक्टर कैसा होना चाहिए, इसका जिक्र कर लेंगे। तीसरा हमने देखा था कि हमारा होस्ट कैसे होना चाहिए या होस्ट में कंफर्टेबल कैसे बनाएंगे, इस चीज को वो देख लिया हमने। और चौथा जो तरीका है, हम किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं उसको जानेंगे। अब यहां तक कोई समस्या किसी को? कोई समस्या? भैया 2 घंटा जहर घंटा है, 18 नंबर तो मिलके रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे दोस्त? तो अब चलो भैया कहोगे स्लाइड लायक आए थे, तो स्लाइड इसीलिए लाए थे। देखिए, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, चिन्हित करना और स्थानांतरित करना, सब बातें तो आपको पता चल गया। पहले हम पहचानेंगे, फिर उसे देखेंगे, फिर उसको स्थानांतरित करेंगे, फिर भैया क्या करेंगे कांड, तो पुनर्योजन डीएनए तकनीक के साथ तो प्रतिबंधन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम आपको पता चल गया कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज किस तरह काम करता है, या तो स्टिकी इंड प्रोड्यूस करता है या तो ब्लंट इंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमें मतलब किससे होगा? स्टिकी इंड से, कि चिपका लें हम। तो भैया प्रतिबंधन एंजाइम 1963 में खोजा गया था ई कोलाई से, ठीक है। ये सब बातें आपको पता है, सब बातें हम लोग डिस्कस कर ली। देखिए कितना आसान हो गया। कैसे काट रहा था भैया, देखो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया हमने बताया था कि इनका एक स्पेशलाइज सीक्वेंस होता है। देखिए आसान हो गया कि नहीं? धकाधक स्लाइड जा रही है कि नहीं? मजा आ रहा है? ये इसलिए मैंने किताब पे ध्यान नहीं लगाया था आपका, हमने पहले समझने पे ध्यान लगाया था। देखिए यहाँ पे 2 डीएनए हमने लिया, एक तो हमारा जिसके अंदर डालना है उसको, और एक यानी संवाहक, और दूसरा हमारा बाहरी डीएनए जिसको हमें डालना है। अब हमने क्या किया? सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल किया। और जब सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जाके अटैच होगा और स्टिकी इंड प्रोवाइड कराएगा हमें। देखिए ना, जोड़ दिया, जोड़ दिया कि नहीं? चिपचिपा छोर से जोड़ दिया ना। लेकिन चिपचिपे छोर में एक चीज दिख रहा होगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हमने इस्तेमाल किया है उसने दोनों चीज काटा है, हाइड्रोजन बॉन्ड और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड।
यानी न्यूक्लियोटाइड भी काटा है और न्यूक्लियोटाइड चेन की कनेक्शन को भी काटा है, तभी हमें चिपचिपा एंड मिला है। और दोनों में चिपचिपा एंड मिलेगा यानी स्टिक एंड मिलेगा, तभी हम डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। हो गया ना, हमने वेक्टर में जोड़ तो दिया। फिर हमने होस्ट को कॉम्पिटेंट भी बनाया कि भैया तू भी अंदर ले ले अपने। देखो मजा ही आ गया होगा अब तो। बाहरी डीएनए लिया, ऐसे प्लाज्मिड लिया, यहाँ से दिखा रहा होगा, प्लाज्मिड को हमने काटा, प्लाज्मिड काटने के बाद जो था हमने उसमें अपना बाहरी डीएनए जोड़ दिया, और बाहरी डीएनए जोड़ने के बाद हमने होस्ट को कॉम्पिटेंट जो भी होस्ट लिया था हमने डाल दिया अंदर। फिर ये डिवाइड करेगा, कोशिका विभाजन करेगा, तो सिंपल सी बात है, हमने एक डाला था दो बन गया होगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा। हमारा जो भी इच्छा वाला जीन था उसका संख्या क्या हो गया, बढ़ता चला गया। कोई समस्या, कोई दुख? कोई दुख नहीं होगा दोस्त, इसमें 18 नंबर मिलवा कर रहूंगा, ठीक है। तो हमने ये भी बात देख ली थी, ओआरआई होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल, तमाम चीजों की बात कर ली थी। चलिए अब हम जो जिक्र करने वाले हैं, अब हमने दो बातों की जिक्र कर ली कि कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा वो प्रोसेस है, कैसे हम पृथक करते हैं। यानी जो हमारा आइडेंटिफाइड डीएनए है, हमने मान लीजिए पहचान लिया कि हमारा यही डीएनए भाई है जो हमारे इस कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भाई इस कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम चाहते हैं कि डीएनए भाई को निकाल के हम इसके में डाल दें। कौन सा कांड भैया? तो हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था आम का। आम का जब एग्जाम्पल लिया था तो हमने बताया था कि हमारे पास दो आम के पौधे हैं, एक पे बड़ा आम फरता है लेकिन वो खट्टा होता है, दूसरे पे छोटा आम होता है लेकिन मीठा। दिल में तमन्ना जगी कि काश बड़ा वाला आम मीठा होता। तो बड़ा वाला आम मीठा क्यों होगा भाई? तो पहले के जमाने में हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते थे, तो इनके में क्रॉस कराते, 100 बार 200 बार क्रॉस कराते, तो हो सकता हो गलती से किसी बार ये जीन ट्रांसफर चला जाता तो हमारा बड़ा वाला आम भी मीठा हो जाता। चलिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत सारी ऐसे भी जीन ट्रांसफर कर दिए उसमें, तो जो नहीं चाहते थे हम ट्रांसफर करना। अब क्या है, हमारे पास टेक्निक डेवलप हो गई, हमें ये बात तो पता चल गया कि भैया कौन सा जो जीन है या कौन सा जो डीएनए है, डीएनए का कौन सा पार्ट है जो इस मीठे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने क्या किया, उसे पहचाना, उसे काटा, उसे निकाला, उसे वेक्टर में डाला, उसकी कॉपी तैयार की, कॉपी तैयार करने के बाद हमने अपने आम के पौधे में उसे डाला। इतनी बात तो समझ में आ रही है? यही तो हमारा टेक्निक है। तो हमने देख लिया है भी कि कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर कैसा होना चाहिए हमारा, होस्ट को कंफर्टेबल कैसे बनाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम जानना चाहेंगे कि आखिर में हम डीएनए को सेपरेट कैसे करेंगे, डीएनए को अलग कैसे करेंगे। ये बात जानने की है कि नहीं? बात जानने की है, एकदम एकदम जानने की बात है दोस्त, कि कैसे हम करेंगे सेपरेट, इस बात को जान लेते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे कट करेंगे या कैसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा जीन सीक्वेंस है, हमारे पास डीएनए है, मान लीजिए इस डीएनए को हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे काट लिया, ऐसे ऐसे काट लिया, ऐसे ऐसे काट लिया जब, तो हमें पता चला कि भाई साहब ये वाला जो सीक्वेंस था वही जरूरी था इसके लिए, भाई आम को मीठा होने के लिए, इसके लिए आम को मीठा होने के लिए। तो जरूरी है ना कि सीक्वेंस को हम पहचाने और इसको ही निकालें केवल बाहर, यही तो होगा। तो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल किया होगा हमने, तो हमने तो पूरे जीन पे इस्तेमाल किया, पूरे डीएनए पे इस्तेमाल किया, तो जहां जहां उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला होगा उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे वो अटैक किया होगा और वहां से कट किया होगा। जरूरी तो नहीं कि हर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे हमारा डिजायर्ड जीन ही रहा हो, लेकिन हमें पाना किसे, हमें पहचानना किसे है, अपने डिजायर्ड जीन को। बहुत पते की बात है, समझिएगा। बहुत तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें यही वाला सीक्वेंस केवल चाहिए, यही वाला सीक्वेंस केवल चाहिए, हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए करते क्या है कि जब डीएनए को हमने काट लिया एंजाइम का इस्तेमाल करके, तो एंजाइम का इस्तेमाल करके जब हम काट लेते हैं, तो हम मान लीजिए हमने एक परखनली लिया, क्या किया, परखनली लिया, एक परखनली लिए, और इसमें हमने क्या डाल दिया, चील्ड एथेनॉल, यानी ठंडा, एकदम ठंडा चील्ड एथेनॉल। चील्ड एथेनॉल डालेंगे, चील्ड एथेनॉल डालेंगे तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कटे हुए डीएनए,
क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। क्या बन जाएगा जी दोस्त? प्रेसिपिटेट। अभी आपके डायग्राम में यही दिखाया जा रहा था कि हमने चिल्ड चिल्ड एथेनॉल डाला, इसमें अलग कर लिया हमने, परखनली में लिया और चिल्ड एथेनॉल डाला। कैसे करेंगे पृथक्करण, यही बात हो रही है। तो जो भी हमने डीएनए काटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके, हम परखनली में लेंगे सारा और चिल्ड एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। चलो भैया, चिल्ड एथेनॉल तो इस्तेमाल कर लिया, हम पाएंगे कैसे भैया कि वही वाला डीएनए है? इतने सारे टुकड़े, 1000 किए हमने एक दिल के, तो उसमें कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा जब, तो हमारा वाला टुकड़वा कौन है कैसे पता चलेगा? इसको अलग करना पड़ेगा ना। हमने तो ये काट के इसे प्रेसिपिटेट बना लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमें यही डीएनए चाहिए, हमारा डिजायर्ड डीएनए, हमारा वाला भाई यही है? यानी इसके लिए कोई प्रोसेस इस्तेमाल करते होंगे ना। तो जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके बुक में केवल डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड है, घनत्व वाला, उसके अकॉर्डिंगली ही बात कर लेते हैं। तो हम चर्चा करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पढ़ाई कर लो, सही बता रहे हैं। अगर पढ़ लोगे तो ऐसे पुष्पाराज नहीं बनना पड़ेगा, मस्त ऐसे दाढ़ी लटका के उसके बाद सवाल का जवाब दे रहे होगे। अदरवाइज ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे नहीं देखना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। हमने क्या किया है, डीएनए को कट कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, और चिल्ड एथेनॉल से क्या कर लिया, प्रेसिपिटेट बना लिया। लेकिन हमें जानना है कि भाई जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो है क्या, या उसको हम कैसे अपने जीन को पाए भैया, जो हमने काटा था या जो हमें चाहिए। तो हम उसके लिए तरीका जो इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जेल टर्म का इस्तेमाल हुआ और इलेक्ट्रोफोरेसिस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखेंगे दो तरीके से होता है। हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच से भी कर सकते हैं, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। हम लेते हैं एक प्लेट, ग्लास स्लैब लिया। हमने क्या लिया? ग्लास स्लैब लिया। मान लीजिए हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया, बहुत ज्यादा अंग्रेजी मत जाओ। एक ग्लास की स्लैब ले लिया यार, शीशे की। ठीक, ले लिया। फिर लिया पानी, और पानी में क्या डाल दिया? एगारोज जेल। ठीक है? जब ले लेंगे तो ये बन जाएगा स्लरी, स्लरी या जेली हो जाएगा, जेली टाइप की बन जाएगी। जेली मतलब समझ रहे हैं ना? जेली तो समझ ही रहे होगे यार। ठीक, अब इसको जो जेली बन गई हमारी, उसको क्या करते हैं, इस प्लेट पे पोर कर देते हैं। प्लेट पे हमने लगा दी क्या? जेली। चलो लगा लेते हैं। टुट, 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 टुट। चलो, एगारोज जेल हमने क्या किया? पोत दिया। थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो ध्यान ना हटे, टेंशन ना लो, अभी हम इसको भी सही कर देंगे। हमने क्या किया? इस प्लेट पे लगा दी एगोरोज जेल। कोई बात, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा प्लेट सही कर लें, नहीं तो कहोगे कि कैसा प्लेट, अरे भैया क्या ही हो गया। ऐसे हमने क्या ली? जेली लगा दी, एगारोज जेल लगा दिया इस प्लेट पे। बात तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना दोस्त? चलिए, एगारोज जेल लगा दी, और हमने चिल्ड एथेनॉल डाल के जो परखनली में अपने प्रेसिपिटेट किया था, चिल्ड एथेनॉल डाल के, यहां याद रखिए, चिल्ड एथेनॉल डाल के हमने प्रेसिपिटेट किया था। ठीक है? तो फिर उसकी स्पूलिंग करेंगे, स्पूलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, स्पूलिंग। चिल्ड एथेनॉल से जब प्रेसिपिटेट बन गया तो इसको बाहर निकालेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। स्पूलिंग करेंगे हम। स्पूलिंग करके जो हमारा प्रेसिपिटेट है, जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसे हम निकाल के लाएंगे, और निकाल के लाएंगे और अपना जो जेल प्लेट है, मान लीजिए हमने ऐसे जेल प्लेट बनाया था, जेल प्लेट के ओरिएंटेशन को थोड़ा हम चेंज कर दें आपके समझने की दृष्टि से।
क्योंकि समझना जरूरी है, समझ लेंगे तो मजा ही आएगा। ये हमारा रहा जेल प्लेट। हमने क्या किया कि हम जो लाए थे यहाँ पे अपना स्पूलिंग करके डीएनए, हमने क्या किया उस डीएनए को यहाँ पे छोड़ दिया जेल प्लेट पे। डीएनए पे क्या किया, यहाँ पे स्पूलिंग करके छोड़ दिया, यहाँ पे लाके लुढ़का दिया, मान लो परख नली, परख नली लाके लुढ़का दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, परख नली लाया और लुढ़का दिया। सिंपल सी बात, एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का इस्तेमाल किया था, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का इस्तेमाल किए थे, तो वहां उसको जहां जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला होगा वहां वहां उसने काटा होगा, काटा होगा। चलिए, तो बहुत सारे कट लगाए होंगे, लेकिन हमें अपना डिजायर्ड डीएनए चाहिए। बहुत सारे कट लगाए होंगे तो जरूरी थोड़े कि सब सीक्वेंस साथ ही होंगे, सब सेगमेंट एकदम बराबर होंगे। तो जब काटता है तो डेफिनेट सी बात है, कोई बड़ा सेगमेंट होगा, कोई छोटा सेगमेंट होगा। और ये है जेल, जब हम इस पे ड्रॉप करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा होगा उसको जेल ज्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा। थोड़ा फिजिक्स भी देख लेते हैं, फ्रिक्शन भी तो ज्यादा लगेगा उस पे, और फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो मोशन कम परफॉर्म करेगा वो। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके में डेंसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ है केवल, इसलिए मैं समझा रहा हूं। नहीं तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच भी देख लेते, वो भी समझ में आ जाता। लेकिन डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से ही समझें तो ये होता होगा। हो गया, हो गया ना। तो हमने क्या किया, लगा दिया। अब होता क्या होगा कि जो जैसा है, जितनी औकात रखता है, मान लो बड़ा वाला थोड़ा यहाँ सेटल हो गया, यहाँ हो गया थोड़ा, उससे जो छोटा था यहाँ हो गया, उससे जो छोटा था यहाँ हो गया, उससे जो छोटा था यहाँ, उससे जो छोटा था यहाँ, ऐसे ऐसे करके जो जितना अपने साइज के हिसाब से इस जेल प्लेट पे सेटल होते चले जाएंगे। चलो भैया, अपने अपने डेंसिटी के हिसाब से सब इस प्लेट पे सेटल हो गए। यहां तक कोई समस्या दोस्त? नहीं। जब यहां तक समस्या नहीं है तो हमने एक कांड और किया था। इस भाई को हमें पहचान के निकालना था, हमने जस्ट उसका उल्टा कॉपी तैयार किया था, टेम्पलेट। जस्ट उल्टा एक टेम्पलेट तैयार किया था, क्योंकि हमें पता भी तो करना है दोस्त कि आखिर में हमारा वाला भाई कौन है। जस्ट एक उसका उल्टा सीक्वेंस लैब में तैयार किया था, और लैब में तैयार किया था तो इसको भी क्या किया हमने, डाला। और जो जाएगा दूसरा का भाई हुआ तो क्या करेगा, बाइंड बना लेगा। मान लो यही वाले हैं, इनके साथ क्या कर लिया, बाइंडिंग बना ली। अब क्या होगा, जब इथिडियम ब्रोमाइड के सामने इसको एक्सपोज करेंगे तो ऑरेंज कलर प्रोवाइड कराएगा, ऑरेंज कलर प्रोवाइड कराएगा। और सिंपल सी बात है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अगर हम करेंगे तो वहां पे जो स्ट्रेंथ दिखाई देगी वो मोटी दिखाई देगी, और हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों भाई एक ही पास हैं। हम क्या करेंगे, उस डीएनए को निकाल लेंगे। निकाल लिया ना डीएनए, तो डीएनए काट भी लिया और डीएनए निकाल भी लिया। ये तो हमारा एक पहला तरीका था जो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड दिया हुआ है आपके यहाँ। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये जो हमने इस्तेमाल किया, डीएनए प्रोब कहते हैं, प्रोब का इस्तेमाल कर दिया। प्रोब मतलब होता है किसी चीज के साथ जाके अटैच कर देना, प्रोबिंग करना, टीका लगा देना। तिरंगा लगाते थे ना मेढक काट के पहले, कि इनका ये है उनका वो है। उसी तरह से एक प्रोबिंग कर ली हमने। सिंपल सी बात है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा हो गई होगी, तो डेंसिटी की वजह से जो एक्स्ट्रा क्रिस्टोग्राफी होगा उसमें वो ज्यादा दिखाई देगा, तो हम पहचान जाएंगे कि यही वाला हमारा बहवा था, और इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए, निकाल भी लिया, काट भी दिया, जोड़ भी दिया। यही हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक बात याद रखिएगा, सेम टेक्निक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डीएनए के लिए, दैट इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। बात समझ में आई? अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं आरएनए के लिए, उसे कहेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटीन के लिए तो उसे हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। दोस्त यही है, इसलिए बोल रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पढ़ो शांति से। ठीक है, नंबर आएगा। एक ही टेक्निक है, एक ही तरीका है हमारा। हम क्या निकाल रहे हैं, तो आपने बहुत पढ़ा होगा, एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, हम इस तरीके से पता कर रहे हैं। यही वो तरीका है दोस्त, जिसके थ्रू अगर हम डीएनए का अगर ऐसा कांड कर रहे हैं डीएनए के साथ, तो हम बोलेंगे कि सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म की। हम देखो कितने आइटम जान गए एक बार में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जाने, हाँ या ना, जान गए। सदर्न ब्लॉटिंग जाना, जान गए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जाना, जान गए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जाना, जान गए। ठीक है, यानी सुरमा एक ही है, कमाल कई तरीके के दे रहा है। तरीका एक ही है, लेकिन अगर हम जिसमें इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से नाम देते जा रहे हैं इसको, एंड दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने डीएनए का एक्सट्रैक्शन भी कर लिया।
कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई समस्या? हाँ, देखिए डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। कैसे काटे थे भाई? तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पे काटे थे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल करके। अब एक टर्म आ रहा है यहाँ पीसीआर, जो हम कहते भी पढ़ाएंगे। तो भैया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल मूलिस। ठीक है, क्या नाम था? कार्ल मूलिस। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मूलियस लिख देते हैं यार, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। कार्ल मूलियस। इन्हें ही पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जनक कहा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इसको क्या कहते हैं हम लोग? जनक कहते हैं कि भैया यही फादर थे, कार्ल मूलियस। पहले हम जानेंगे कि भैया ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है। क्या करेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है, चलो समझ लेते हैं भाई। ये जो कांड हो रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हम बोल रहे हैं कि आखिर में है क्या? तो आखिर में है क्या, इसको हम जानना चाहें तो मान लो कि हमने कहा था कि हमने अपना डिजायर्ड जीन आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान लिया। पहचान लिया और इसको निकाल लिया कि भैया यही हमारा डिजायर्ड डीएनए है। डिजायर्ड डीएनए हमारा यही है। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं कि हमारा डिजायर्ड डीएनए यही है। अब हम चाहते हैं इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर लें, बहुत सारी, एक साथ में खूब कॉपी तैयार कर लें। हमें पता है कि ये डीएनए या ये जो जीन का सीक्वेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है मीठा होने के लिए। चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो कल अपने घर पे लगे हुए हर आम के पेड़ के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना। तो हम चाहते हैं कि जो एक जीन है उसी की हम मल्टीपल कॉपी तैयार कर लें। तो हम पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता क्या है, उसको 3 स्टेजेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब हम देखेंगे तो हम 3 स्टेजेज में डिवाइड किए हैं। यही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का देखेंगे कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। पार्ट को कट करेंगे, पार्ट को कट करने के बाद उसको जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कितने स्टेज में डिवाइड किया। तो हम 3 स्टेजेज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। याद रहे, बहुत बार पूछा गया है पीसीआर। कार्ल मूलियस को भूलिएगा नहीं, नहीं कुछ तो जाते आते बहुविकल्पी में सटा के निकल लेगा। ठीक है, कार्ल मूलियस फादर ऑफ या पीसीआर के जनक बोले जाते हैं। तो बात करेंगे अगर, तो पहला क्या होता है तो उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। यानी जो डीएनए है उसे डीनेचर करेंगे हम। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन या विकृतीकरण कहते हैं। भैया इसमें क्या होगा, तो जो भी हमारा डीएनए सीक्वेंस है, जो भी हमारा डीएनए सीक्वेंस है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर हम गर्म करेंगे, भैया हमारे शरीर में टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मान लीजिए हमने 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसे हीट किया, तो क्या हो जाएगा? इसके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ये कर लिया। हमने ये कर लिया, फिर दूसरा प्रोसेस की हमने एनीलिंग की। एनीलिंग सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो एनीलिंग क्या होता है। अब एनीलिंग क्या होता है ये समझ ले दोस्त। मान लीजिए ये 5 डैश एंड हो गया, ये 3 डैश, ये 5 डैश और ये 3 डैश। एनीलिंग मतलब क्या होता है, हम अटैच करते हैं आरएनए पॉली आरएनए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड अटैच करते हैं आरएनए प्राइमर, अरे आरएनए प्राइमर बोलो ना दोस्त। आरएनए प्राइमर अटैच करते हैं। क्या अटैच करते हैं दोस्त? प्राइमर। प्राइमर का काम ही होता है, प्राइमर दीवार पे लगते हुए देखे हो, दरवाजे घर पे लगते हैं तो बोलता है कि प्राइमर लगा रहे हैं। प्राइमर क्या करता है? 2 चीजों को जोड़ने का काम करता है। प्राइमर का काम ही होता है कि 2 चीजों को जोड़े। तो जो चीजों को जोड़े, तो मतलब मान लीजिए कि हमको इस डीएनए की 2 कॉपी करनी थी इस मेथड से, तो हमने डीनेचर करके इसको अलग तो कर लिया है। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड आएगा क्या हवा में आके अटैच होगा? तो हवा में तो अटैच होगा नहीं, और जब हवा में अटैच नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? तो इसको अटैचमेंट के लिए, उसको जुड़ने के लिए कोई जगह तो देंगे। तो हम क्या करेंगे? प्राइमर लगाते हैं। तो प्राइमर होता क्या है भैया? तो प्राइमर होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब हमने लगा दिया,
पॉलीमर। पॉलीमर यानी आरएनए प्राइमर लगाने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर लगाने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एनिलिंग। एनिलिंग कर दी हमने। अब जो भी हमारा रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड आएगा, जो भी हमारा रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड आएगा वो आके इस पे जुड़ता चला जाएगा। तो एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग के बाद क्या करेंगे? एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन, लेकिन एक्सटेंशन हम करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो इस्तेमाल करते हैं हम किसका? टैग पॉलीमरेज का। बहुत बार सवाल पूछा गया है, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन करते हैं? तो एक नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से हम ऑब्टेन करते हैं टैग पॉलीमरेज, क्योंकि थर्मस नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा तो इसलिए वो ग्रो करता होगा हीट या एरिया में, काफी गर्म एरिया में। तो डेफिनेट सी बात है, जो गर्म एरिया में ग्रो करेगा वो गर्म के लिए रेजिस्टेंट भी होगा, तो उसके पास जो डीएनए पाया जाता होगा वो ज्यादा हीट पे टॉलरेट कर जाता होगा माहौल को। तो थर्मस एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं, और जो एक्सटेंशन का प्रोसेस है हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करते हैं, और यही पूरा प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखा हमने, एक से दो कॉपी तैयार कर ली। दो कॉपी तो हमने तैयार कर ली दोस्त। कोई समस्या? कोई समस्या? तो पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने निकाल लिया बाहर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने पीसीआर का इस्तेमाल किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू उसकी कॉपी तैयार की। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब जो नेक्स्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आपके बुक में दो डायग्राम बना होगा, एक को बोलते हैं स्टीयर टाइप और एक को बोलते हैं स्टैगर टाइप। नाम लिखा होगा, साधारण विलोडन स्टीयर टाइप और दंड विलोडक स्टैगर टाइप। स्टैगर टाइप होता है और स्टीयर टाइप होता है, दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के दो तरीके हैं हमारे पास। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे मान लीजिए, अब हम चाहते हैं कि बड़े स्केल पे जो हमने जीन या पीसीआर के तहत बनाया था जीन, उसका बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर दें हम, तो जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसे ही बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलो भैया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करने वाले हम लोग, तो चलो कर लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में करेंगे क्या? दो तरह की डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्पज से। तो हम करेंगे क्या? सिंपल सी बात है यार, दो मशीनें तो हैं, दो मशीनों का काम करने का तरीका अलग है। अब हम करते क्या है, यहाँ पे अम्ल क्षार पीएच नियमन है, तो या हम ऐसा मशीन लगाते हैं जिससे कि हम कंट्रोल कर सकें। देखिए क्या है कि हमें कराना है, मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है। या किसी चीज को मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं यहाँ पे किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, हम एक कल्चर देना चाहते हैं, तो डेफिनेट सी बात है हम ऐसा ही माहौल प्रोवाइड करेंगे जो उसके ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी या सुटेबल होगा। यही तो हमारा प्रयास होगा। चलिए, हम यहाँ क्या चाहते हैं कि हम मल्टीपल कॉपी तैयार करें बड़े स्केल पे। तो पहले तो जीवाणु रहित हवा डालेंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं कि इन्फेक्शन हो कुछ। हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि एकदम कंट्रोल्ड मेजर में वहां टेम्परेचर, प्रेशर और जो भी हमारा न्यूट्रिटिव मीडिया है, कल्चरल मीडिया, उसको रखते हैं उस पर्टिकुलर रेप्लिकेशन या उसकी पर्टिकुलर कॉपी तैयार करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, साधारण बिलोडन में क्या होता है, हम तीन देखे पंखे टाइप के स्ट्रक्चर बने होंगे। बेसिकली ये क्या करते हैं, फ्रॉथ फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी झाग ना बने, इसमें झाग ना बने, इसको रोकने का काम ये करते हैं। और न्यूट्रिटिव मीडिया पूरे सिस्टम में ऐसे ऐसे मिलता रहे इसके लिए पंखा हमेशा चलता रहता है। और इधर जो होता है पीएच और मेंटेन करने के लिए लगा होता है। अगर पीएच बढ़ रहा है तो एसिडिक बनाएंगे, घट रहा है तब भी इसको हम पीएच रेगुलेट करते रहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करते रहते हैं और प्रेशर रेगुलेट करते रहते हैं। लेकिन हमारा पूरा एक कंडीशन या सोचना होता है कि हम एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन क्रिएट करके हम लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कर सकें या मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकें इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो दो तरीके के डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं, एक को साधारण विलोडक और दूसरे को बोलते हैं दंड विलोडक। चलिए, हमने पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, तो भैया आप क्या करेंगे? तो हमारे पास और क्या है, हमारे पास और क्या है? तो हम जो भी चीज हमने बनाई है उसको निष्कासित करेंगे, निष्कर्षण करेंगे उसका। जो भी हमने बनाया है उसका निष्कर्षण करेंगे, करेंगे ना, उस मशीन से निकालेंगे कि नहीं बाहर, निष्कर्षण करेंगे। चलो निष्कर्षण कर लिया, फिर उसको पहचानेंगे,
आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठंडा लग गया है क्या बोर्ड को? लग रहा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में चला गया है, हैं? चलिए कोई बात नहीं, लाते हैं इसको अप स्ट्रीम में। तो पहले तो जो हमने बनाया है उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे या निष्कर्षण करेंगे। चलो निष्कर्षण कर लिया भाई दोस्त, निष्कर्षण कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्त? तो निष्कर्षण करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि भैया जो चाहते थे वही बना है कि नहीं। तो पहले हम उसका जांच कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो हम बनाना चाहते थे वही बना है कि नहीं। फिर उसको हम प्रूव करेंगे, सर्टिफाइड कराएंगे, सर्टिफिकेशन कराएंगे, और फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराएंगे। तो जो भी चीज़ हम चाहते थे बनाना वही बना है कि नहीं, फिर उसको बाहर निकालना, फिर उसका चेक कराना कि जो हम चाहते थे वही बना कि नहीं, फिर उसको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना। ये सारी स्टेप मिला के हम बोलते हैं क्या, कि ये क्या है हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी तो ये तरीके थे, अभी तो ये तरीके थे, ये प्रिंसिपल था हमारा, जिसके तहत हमने क्या किया, जिसके तहत हमने तमाम चीज़ों को या एक डीएनए को निकाला, आइडेंटिफाई किया, अपने प्लाज्मिड में डाला, होस्ट को कंफर्टेबल बनाया, उसकी कॉपी तैयार की, कॉपी निकालने के बाद हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू उसकी और कॉपी तैयार की, और कॉपी तैयार करने के बाद इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने प्रोडक्शन किया। चल भाई ये तो हमारा तरीका हो गया। तो फर्जी में इतना बकबक कर रहे हैं, इतने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कहाँ है इसका इस्तेमाल? इसी बात को हम जानते हैं। तो पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेगा नहीं इंडिया, तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ठीक है। तो बहुत आराम से जाइए एग्जाम देने, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं करना है। इतना मेहनत किए हो तो नंबर तो मिलेगा ही। जैसे सुना होगा, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो मेहनत किया है आपका, उसका फल तो आपको मिलना ही है। ठीक है। तो जो मेहनत किया उसका फल मिलेगा आपको, और जरूर मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरे पूरा फिजिक्स वाला की शुभकामनाएं आपके साथ है। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट रास्ते को इख्तियार करेंगे। तो इस उन रास्तों के लिए भी अभी से शुभकामनाएं। धन्यवाद।